बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईद के बाद सुनो पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं आपको। मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबानो अवान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है अजीम राना। उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं आप लोग खैर आफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और आज भी आपके दिन का आगाज़ भरपूर अंदाज में हुआ होगा। वैसे आई एम श्योर आप लोगों ने ज़्यादा मिस नहीं किया होगा। हम लोगों ने ईद के दिन भी इसलिए खुसूसी ट्रांसमिशंस की ताकि ईद के दिन भी हम लोग आपके साथ जुड़े रहें और आई एम श्योर कि आप लोगों ने हमारी वो खुसूसी ट्रांसमिशंस भी भरपूर अंदाज में इंजॉय की होंगी। तो ईद की छुट्टियां जारी हैं जी। वैसे ऑफिशियली तो 3 छुट्टियां थी, कुछ लोगों को आज भी ऑफ है, कुछ लोग आज घर में वैसे ही ऑफ लेके एंजॉय कर रहे होंगे। एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, और वैसे कुछ लोग टूर पे निकले होंगे। यूजुअली सबने पूरे वीक का ही ऑफ लिया होगा। ऐसे ही है क्योंकि 2 ही तो दिन थे अंदर, तो लोगों ने सोचा होगा कि अब इसमें भी हम छुट्टी कर लेते हैं, पूरे हाँ लॉन्ग वीकेंड एंजॉय करते हैं, फैमिली के साथ ईद मनाते हैं। और मुझे लगता है कि जो नॉर्दर्न एरियाज है ना वहाँ पर रश जो है बढ़ गया होगा। हम लोग ईद नहीं मना रहे, हम लोग अभी भी अपने नाजरीन को अपडेट रखने के लिए हमारी इनके साथ ईद है। ईद हमारी इनके साथ है, इनके बगैर हमारी ईद नहीं है। तो बात कर लेते हैं मुल्की सियासत जी बिल्कुल, बाकायदा आगाज़ करते हैं जी प्रोग्राम का और मुल्की सियासत पर नज़र दौड़ाएं तो वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी पर हम अक्सर बात करते हैं, मगर आज हम सूबों की कारकर्दगी का जायज़ा लेने जा रहे हैं जी। वज़राए आला को हल्फ उठाए हुए तकरीबन 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं। पंजाब की तारीख में मरियम नवाज़ पहली खातून वज़ीर आला बनी, उनकी हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं। पंजाब हुकूमत ये दावा कर रही है कि 100 दिन में अवाम को तारीख़ी रिलीफ दिया है। महंगाई 17% कम हुई है, रोटी 12 रुपये तक आ गई है और नौजवान पेट्रोल बम की बजाय अब लैपटॉप चला रहे हैं। अगर केपी की हम बात करें, केपी में पीटीआई का मुसलसल ये 11वां साल है। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की 100 दिन की कारकर्दगी अभी तक धमकियों और महाजराई तक ही महदूद है। वो कभी विफाक पर चढ़ाई की तो कभी गवर्नर केपी को गवर्नर हाउस से निकालने की धमकियां देते हैं। महाजराई के सवाल केपी में महाजराई के सिवा जो केपी के इस वक्त सीएम हैं, बिल्कुल उन्हें और कोई काम नजर नहीं आ रहा और उनका कोई बड़ा मंसूबा भी अभी तक सामने नहीं आया। बिल्कुल, सिंध गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो पीपल्स पार्टी का मुसलसल 16वां साल है ये। मुराद अली शाह तीसरी बार वज़ीर आला बने हैं। हैरत की बात यह है कि चंद रोज़ पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खुद अपनी सूबाई हुकूमत पर अदम इत्तेमाद का इजहार करते हुए दिखाई दिए और कहा कि हम 5 बार जीते हैं मगर वज़रा और अरकान असम्बली काम नहीं करते। बलोचिस्तान की बात करें तो वज़ीर आला बलोचिस्तान सरदार सरफराज भुगटी का ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से है। बलोचिस्तान में इलेक्शन से तकरीबन 2.5 माह बाद काबीना बनाई गई, उसकी कारकर्दगी सबके सामने है, सब देख चुके हैं। और करेंगे इसी पर बात करने के लिए हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान सैयद ज़ईम कादी साहब ने। ज़ईम साहब से भी बात करेंगे। ज़ईम साहब आपको वेलकम करते हैं, कैसे हैं आप सबको बहुत बहुत गुज़िश्ता ईद मुबारक। आपको भी गुज़िश्ता ईद मुबारक ज़ईम साहब, और देखने वालों के लिए भी अल्लाह ताला सबको खुशियाँ नसीब करे और सबने खूब ईद मनाई आपने भी। हाँ अल्लाह, मुझे लग रहा है आपने अच्छा सा गोश्त खाया। नहीं, मैं अब उम्र नहीं रही गोश्त खाने वाली इतनी, लेकिन बट स्टिल आई लव मीट, मीट लवर और बहुत शौक से मैं गोश्त खाता हूँ, थोड़ा या ज्यादा, लेकिन अब नमकीन गोश्त तो आपने खाया वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है वो जो आप कह रहे हो तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी कोशिश यही होती है कि कम से कम खाया जाए ताकि तबीयत ना खराब हो। और खाने की राय तो हमने आपसे ले ली, हम वज़राए आला की कारकर्दगी की राय भी आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले हमने ये अवाम की राय जानी कि वज़राए आला की कारकर्दगी कैसी है। तो पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा के बारे में लोग क्या कहते हैं, मुतमईन है नहीं, आइए सुन लेते हैं। उनका ये रिजल्ट जो है ये काबिल तारीफ़ है। आटे की कीमत कम हुई है, घी की कीमत कम हुई है, चीनी की कम हुई है, चिकन की कम हुई है, तो हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बहुत सस्ता काम हो गया है माशाल्लाह, हर चीज़ सस्ती हो रही है, ठीक है, हर चीज़ को फ़र्क पड़ गया है। अब लोग ना माने तो अलग सी बात है, अब महंगाई कम हो रही है माशाल्लाह। जब से वो वज़ीर आला बनी है ना, तब से माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम चल रहा है। 100 दिन होए ने कुछ बेहतरी आई है, बंदा कहे पहले कोई बेहतरी नहीं, पहले कोई पुछन दसन वाला नहीं, हुण थोम ले लो, प्याज ले लो, मुर्गी ले लो, कोई लगाम पाने वाला है वे, बेहतरी है वे। रोटी सस्ती की है, आटा सस्ता किया है और भी राशन वगैरह सस्ता किया है, तो हम खुश हैं। तो ज़ईम साहब, अवामी राय आपने सुनी है और अवाम तो कह रही जी रिलीफ मिला है, रोटी सस्ती हुई है, आटा सस्ता हुआ है। देखें, इसको इस तरह करते हैं कि एक तो ये हम चारों सूबों या सिर्फ पंजाब की अगर बात करें तो हमें उन इनिशिएटिव्स की बात करनी चाहिए कि वो जो उनके मैनिफेस्टो में बातें की गई। पंजाब हुकूमत की कुछ जिम्मेदारियां हैं 18th अमेंडमेंट के बाद, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो लॉ एंड ऑर्डर है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सप्लाई एंड डिमांड, और जो सूबे में महंगाई है उसकी जिम्मेदारी इन पे है। फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ, स्कूल, हेल्थ, एजुकेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ एंड डेवलपमेंट। देखना क्या है कि जो
इनिशिएटिव्स अनाउंस किए गए थे ड्यूरिंग देयर इलेक्शन कैंपेन, उसमें जो आपके मैनिफेस्टो में इम्पोर्टेंट जो आपके मैनिफेस्टो के हिस्से थे, क्या उन पे कोई इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई है कि नहीं हुई? तो यकीनन कहीं कुछ हुई भी है और नहीं भी हुई, लेकिन ये जो अब सस्ती रोटी की बात कर रहे हैं भाई, तो ये तो किसानों की गर्दन पे छुरी चलाने के बाद 15 रुपए की रोटी की गई है। बेसिक पाक पंजाब एक फूड बास्केट है सब कॉन्टिनेंट की। सही। अब आपने उसमें किसान के साथ जो हशर कर दिया है कि 3300 रुपये उसकी कॉस्ट आ रही है, 3400 रुपये, और वो 2700 रुपये और 2600 रुपये जो है वो गंदम बेचने पर मजबूर है, तो क्या उसकी इकोनॉमी बेहतर हुई है या बर्बाद हुई है? तो तबाह हो गया है। और अगली फसल लगाने के लिए उनके पास पैसे नहीं बचेंगे। मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि पंजाब में अब बड़ी लैंड होल्डिंग्स नहीं है। वो 60-60 मुरब्बे 50-50 मुरब्बों वाली कहानी खत्म हो गई हुई है ड्यू टू सर्टेन रीजंस, जो कि ऑब्वियसली पुश्तों से वो डिवाइड होते होते और छोटा छोटा जिम्मेदार है। तो जब आप छोटे जिम्मेदार को इस तरह इस पर क्रैकडाउन कर देंगे और उसको इतना बड़ा 500-600 रुपए का पर मन के बारे में आपको एक टीका लग जाएगा, तो वो बेचारा किसके पास ये काम करेगा? गंदम स्कैंडल पे तो बाकायदा तौर पर इंक्वायरी भी होगी ना, सारी तहकीकात होगी, लेकिन ओवरऑल अगर 100 दिन की परफॉर्मेंस हम देखें, क्या जो दावे और वादे किए गए थे वो पूरे हुए? नहीं, हो नहीं सकते 100 दिन में। हाँ, हमें ये जरूर देखना चाहिए अनबायस्ड होकर, हाँ, कि उन पे आगाज हुआ कि नहीं हुआ और कितना सफर तय किया गया इन 3 माह में। अब हेल्थ है, उसके बारे में आपने जो दावे किए थे कि फ्री दवाई देंगे, ये वो में आपने उसके कुछ इनिशिएटिव्स बताए भी, 22, 23, 32 आपने मोबाइल हॉस्पिटल्स बनाए। अब मुझे बताइए ना कि अगर 12 करोड़ की आबादी 11 करोड़ के लिए 23 मोबाइल हॉस्पिटल्स हैं, तो वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है ना। तो इस तरह के इनिशिएटिव्स, विंडो ड्रेसिंग्स और रोजी पिक्चर्स पेंट करके आप मीडिया में तो जगह बना सकते हैं, पर इसके हासिल अवाम को हासिल नहीं हो सकते। मरीम नवाज साहिबा का जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है, क्या उसका मवाजना हम कर सकते हैं जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला? कंपैरिजन नहीं है, इस तरह ना करें ना। देखिए, मैं मरियम के साथ मैं समझता हूँ कि बहुत काबिल हैं वो और बहुत प्रोएक्टिव अप्रोच है उनकी, बहुत मेहनती हैं वो, लेकिन शहबाज शरीफ का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस था ना, उसकी इम्प्लीकेशन को ही लेके आगे चलना चाहिए था उनको। अब अगर उसमें वो डाइवर्जन करेंगी तो उसका बहुत नुकसान होगा। शहबाज शरीफ साहब को एज अ पीएम इतना पसंद नहीं किया जा रहा जितना एज अ सीएम पसंद किया जाता है। बिकॉज़ ही इज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, ही इज नॉट अ गुड प्लानर, ही इज अ डिलीवरर एट द सोर्स। वहां पे आपको देखिए ना, भाई ऊपर बैठे हुए थे, पैसे कमा रहे थे, पैसे आते थे, आप उनको एमिकेबली अप्लाई करके अपने आप को चीजों को ठीक करते थे और भाग दौड़ बहुत ज्यादा करते थे। वहां तो आपने पैसे भी कमाने ना भाई। हाँ। तो टैक्स कलेक्शन उनके जिम्मे है। अजीम राना ने कहा कि उनका मुआवजा उनके चचा से किया जा सकता है, आपने कहा गलत है, वसीम अकरम प्लस से किया जा सकता है। नहीं, वो तो बेचारे थे ही कोई नहीं ना, वो तो कोई आदमी नहीं थे। मतलब अब वो तो बुजदार साहब जो थे, वो तो एक गूंगा बहरा पहलवान था जिसकी कोई एप्लीकेशन ही नहीं थी, जिसको कुछ समझ ही नहीं आती थी, समझ आ सकती नहीं थी। और वो एप्लीकेशन जो मतलब वो पानी की कंपनियों कह रहे हैं कि आप वो जो है मतलब क्या गुफ्तगू, बड़े मसाइल थे, मसाइल कॉम्पिटेंस के थे, उनकी तालीम के थे। मरियम का तो कोई, लेट्स नॉट कंपेयर एप्पल्स टू अमलोक्स। ज़हीम साहब, अभी मरियम साहिबा की 100 साल कारकर्दगी को अगर आप 100 साल नहीं, खुदा का 100 दिन अजीम उनको 100 साल में देख रहे हैं। अजीम की मोहब्बत बहुत ज्यादा है मुस्लिम नून के लिए लगता है। अजीम की मोहब्बत पलट के उमड़ के आ रही है। मैंने नाश्ता ज्यादा कर लिया, गोश्त बहुत खा लिया। अच्छा, क्या हुआ जी, फिर बताइए आप। 100 दिन की कारकर्दगी को अगर आप कंक्लूड करना चाहें जी, 1 कमेंट, फिर हम नेक्स्ट सीएम की तरफ बढ़ेंगे ना। गुड एवरेज, ट्राइड हार्ड, resolves derivatives are on the lower side but tried very hard। सही, चलें ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आला केपी, बिल्कुल वज़ीर आला केपी की कारकर्दगी से मुतालिक भी जानते हैं ज़हीम साहब से, लेकिन पहले अवामी राय लेते हैं। 100 दिन तो मुकम्मल हो चुके, मगर वज़ीर आला की कारकर्दगी सिफर है, सिफर। अल्लाह ने आपको एक इज़्ज़त, एक ओहदा, एक मर्तबा दिया है, आप आवाम की खिदमत करें, लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, पहले इनको हकूक़ दिलाएं, फिर बाद में आप लड़ते रहें अपनी कुर्सी का गेम, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है, हमने आपको वोट दिया है। वज़ीर आला को तो अभी जो है ना 100 जो दिन हुए हैं, उसमें उसकी अभी कारकर्दगी तो मुतमईन कोई नहीं है। आज तक कोई भी मुतमईन नहीं है पाकिस्तान के किसी हुक्मरान से भी। हर चीज़ महंगाई है, लोड शेडिंग है, बार बार आवाम में चीखे चिल्लाते हैं कि हुकूमत से दरख्वास्त कर, लेकिन कोई भी आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। जो वज़ीर आला ने जो वादे किए थे, वो एक वादा भी पूरा नहीं हुआ अभी तक।
खुसूसन वज़ीर आला वो नॉन इश्यूज़ में अपने आप को उन्होंने इन्वॉल्व किया हुआ है, जो कि इस सूबे के अवाम के लिए और पख्तूनों के लिए और इस सूबे के नौजवानों के लिए एक अच्छी शगुन नहीं है। ये ऐसे झूठे दावे करते हैं, झूठे दावे पे इन्होंने वोट लिए है, ये कोई अमली काम नहीं करेंगे, बस फजूल लगे रहते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, बिजली बंद करेंगे। लोड शेडिंग हमारे इलाके में कसम खुदा की 2-2 घंटे बिजली बंद होती है, 2-2 घंटे छोटे छोटे बच्चे हमारे रो रहे हैं। तो जनाब राय जो है ज़हीम साहब मिली जुली है, बिल्कुल दुरुस्त है। क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल दुरुस्त है। 11 साल में एक मेगा प्रोजेक्ट KPK में नजर नहीं आया। आपने कहा कि हम कर्जा नहीं लेंगे और आपने उसको जंगला बस कह के एक जंगला के बस बनाई जिसको रोज आग लग जाती थी। वो आज 7 बरस हो गए हैं, वो आज तक नहीं चल सकी। सही। खरबों रुपये आपने लेके ज़ाया कर दिया। इम्प्लीकेशन आपकी इतनी कमज़ोर है कि पिछले भी चीफ मिनिस्टर्स की बात कर लें कि आपने सिर्फ लड़ाई के और इस्लामाबाद पे चढ़ाई के अलावा कोई बात नहीं की। आज भी आप जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब, वो एक सुन के इंसान को मतलब हैरत होती है कि आपको अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मनसब दिया है, लोगों की खिदमत का एक मौका दिया है, आप तो अपने आप को लोगों के लिए वक्फ कर देते हैं इस तरह के वक्त में जी। और फिर आप आके सिर्फ गवर्नर के साथ की लड़ाई हो रही है, कभी आप महाजराई की बात कर रहे हैं मरकज के साथ, कभी आप मरकज को फतह करने की बात कर रहे हैं। यार ये कोई गुफ्तगू है करने वाली? तो सर ये क्यों टसल चल रही है गवर्नर KP के साथ? नहीं, गवर्नर KPK की मैं नहीं, मेरा कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है कि किसी के लिए, लेकिन उनका कोई कसूर नहीं है ना। वो तो कुछ कह ही नहीं रहे, वो तो कह रहे हैं यार मैं जाके बात करना चाहता हूँ, आइए बात कीजिए। गवर्नर का कोई रूल नहीं होता। जो उनका बिहेवियर है, गवर्नर का काम बाय द ऑफिस इज मैंडेटरी। जब उनका बिल आता है he has to sign it in a specific period. If he doesn't, it just goes back and get passed. वजीर आला KP का जो बिहेवियर है, पंजाबियों से कहते हैं तड़ियां लगा रहे हैं वो, ये सही है? देखें आप जब इतने बड़े पोडियम पे बैठे होते हैं और आपको अल्लाह ताला इतनी इज्जत देता है कि आप वजीर आला या वजीर आजम होते हैं, तो आपको नीचे होके अपने मुखालिफ के पास भी जाना है। यही वो पार्लियामेंट्री जमहूरियत की खूबसूरती है कि आप अपने मुखालिफ के पास जाकर उसकी बात सुनकर कुछ थोड़ी सी अच्छी चीज को, ये तो जरूरी नहीं ना कि आप ही सबसे अक्लमंद हैं। आप जब क्यूमुलेटिव थॉट्स के साथ लोगों को मिलते हैं तो आप उसमें से बहुत कुछ गेन। लास्ट कमेंट इनके 100 दिन पर 0 + 0 + 0 = -5। ठीक है, आपका जवाब जो है वो अच्छा हम जी। तक वजीर आला पहुंच चुका है। KP की कारकर्दगी तो 0 हो गई, ज़हीम साहब ने 0 कर दी है। तो वजीर आला सिंध की कारकर्दगी कैसे, पहले अवाम से जानते हैं फिर ज़हीम साहब से जानते हैं। चौथी दफ़ा वज़ीर आला बन रहे हैं तो इनकी परफॉर्मेंस और इनका बिहेवियर जो है वो बड़ा अच्छा है। जैसे वो पहले आते ही सुबह सुबह निकल जाते थे, आजकल वो नज़र नहीं आ रहे। कुछ अभी तक नहीं किया, कहना तो करना तो, कोई ऑर्डर करना तो कुछ भी नहीं किया अभी तक। आवाम तो ऐसे ही है, बस कोई बोला ही नहीं क्या करना है या क्या नहीं करना। देखो उम्मीद है कि अगर कोई ऑर्डर कर दिया रोडों के मामले में, मुश्किल महंगाई के मामले में, तो बेहतरी आ जाएगी। हमें कुछ किया तो नहीं, ऑर्डर तो नया कुछ भी नहीं आया। पिछली दफ़ा से तो इस दफ़ा इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ आएंगे ये, क्योंकि आवाम भी जो ना बहुत ज़्यादा महंगाई के नीचे दब चुकी है। अब हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए आवाम के बारे में। हम जब भी गांव से यहाँ पे आते थे तो सवारी वगैरह के मुश्किलात होती थी बहुत ज़्यादा। जैसे इन्होंने पीपल्स बस सर्विस दी और अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। हम जो है और उम्मीद करते हैं जो थोड़ा बहुत रह गया है, मुराद अली शाह को रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके लिए भी तवज्जो दें। वज़ीर आला मुराद अली शाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और फौरी एक्शन लेते हैं कोई सा भी मसला हो। तो ज़हीम साहब अवामी राय तो मिली जुली है। देखिए सर, हर सूबे की अपनी डेमोग्राफी है ना, हर सूबे की अपनी इम्प्लीकेशन। अब यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा कराची में तो आए दिन देखिए कराची जो है ना, इकोनॉमिक हब है पाकिस्तान का, वो इकोनॉमिक बैकबोन है पाकिस्तान की। कराची चलता है, कराची की स्टेबिलिटी होती है, कराची में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होता है तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में मैसेज आता है एंड इन्वेस्टर्स एडवांटेज होता है, पूरे पाकिस्तान को उसका एडवांटेज होता है। अब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो हो है इस वक्त कराची की है या हैदराबाद की है या जो शहरों की है, सिंध इंटीरियर सिंध में तो है ही कुछ नहीं ना। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, सड़कें नहीं है। अच्छा, एयरपोर्ट सक्खर से उतर के मैं खुद जाऊं सक्खर शहर तक तो मेरे पास सड़क नहीं है। 12-12 हज़ार दफा एक सड़क इंटीरियर सिंध में बनी है और वो सड़क अभी भी नहीं है यार। और कोई पूछने वाला नहीं है। पानी का गिलास जी, और पानी का गिलास आप पकड़े तो खूब बाहर नजर नहीं आता आपको, मटियाला पानी पी रही पूरी कौम। सड़क है ही नहीं। एक सड़क 20 दफा बन चुकी है पेपर्स में, वो है ही नहीं। तो असर ना करें ना, इस तरह आप लोगों को इस तरह बेवकूफ तो ना बनाए ना कि आप जिस तरह वोट लेते हैं वडेरों के साथ, जागीरदारों के साथ मिलके। इसकी ये इम्प्लीकेशन है कि आप करें कुछ ना।
भाई 16 साल में जो 3.5 दफा आपने बनाई है, भाई जाके तो देख लेंगे वो है कि नहीं है। बिलावल तो खुद गिला कर रहे हैं कि ये लोग क्या करें, वो बेचारा वो बच्चा अच्छा काबिल आदमी है यार, कोशिश करता है। ज़ैम साहब मेरा सवाल है कि फिर 16 साल उनको हो चुके हैं, 16वें दफा उनका मौका मिला है, ये फिर मौका दोबारा से कैसे मिलता है? 116 दफा देते मौका आप उनको। ये सारे लोग जो हैं ये माजरत के साथ सिर्फ कमिश्नर बनाने वाले लोग हैं। भाई इसलिए कि अवाम क्यों इनको करती है? देख रहे हैं ये सारे लोग जो हैं ये एक्सपोज्ड है ना, they've been utilized and they've been tested and tried many a times। अब बस कर देना यार। सिंध में मतलब सिर्फ बरादरी पे वोट पड़ता है। जी बिल्कुल, वडेरा पे वोट पड़ता है। 2 लोग इलेक्शन लड़ते हैं, एक वडेरा हार जाता है इंटीरियर सिंध में, दूसरा जीत जाता है, और जो हारता है उसकी भी पावर्स वही होती है जो जीते हुए की होती है, वो मिलके चलते हैं, मिलके फिर वो सारा कुछ करते हैं। पानी का भी बड़ा मसला है। इलेक्शन से पहले एक वीडियो वायरल हुई थी कि कोई उनके वहां पर मौजूद थे वडेरा साहब, वो ऐलान कर रहे थे कि अगर आपने फलां को वोट नहीं दिया तो तुम लोगों की फसलों का पानी बंद कर दिया जाएगा। रास्ते से गुजर के देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि क्या चीफ मिनिस्टर 16 साल में कराची और हैदराबाद 2 शहर है ना, 25 शहर तो है ही नहीं वहाँ, 2 शहर हैं जो पाकिस्तान की बैकबोन है, उनकी उसकी लाइफ लाइन है, वो इकोनॉमिक लाइफ लाइन है पाकिस्तान की। आप क्या उनको मैनेज कर सके हैं सिर्फ एक इशू पे, और वो लॉ एंड ऑर्डर है? तो द आंसर इज 0। आपकी इस 16 जी एक कमेंट 100 डेज के लिए बेटा, क्या अब 100 आपको मैंने तो कर दिया, 0 नहीं -0। 0 तो तब होता क्या क्या होता चीजों को। आपने वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो 16 साल पहले थी वो आज रखी होती, और ये कत्लो गारत जिस तरह लोगों के बच्चे वहाँ मोबाइल इंजीनियर्स डॉक्टर्स पढ़े लिखे लोग, पाकिस्तान का ब्रेन, पाकिस्तान का फ्यूचर, वो 500-500 रुपए के पीछे घड़ी और मोबाइल छीनते हुए लोग गोली मार देते हैं। आप बंदा पकड़ने के काबिल नहीं है यार। ज़ैम साहब आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, वो तो बहुत बड़ा मसला है। वहां पर अगर आप जाएं, गंदगी भी बहुत बड़ा मसला है। इतना गंद है बड़े शहर में। जी बिल्कुल है, और कब्जा ग्रुपों ने कराची के तमाम नालों पे प्लाजा बना लिए। कराची की तमाम जो गवर्नमेंट की जमीन और पार्क्स हैं वहाँ कब्रिस्तानों में प्लाजे बने हुए और घर बने हुए, जाके देख लें। तो इस 16 साल का हिसाब इनको देना पड़ेगा ना भाई। 16 साल से पहले जो बना हुआ है वो उससे पहले वाले दे देंगे, तो उससे पहले भी यही थे। 4 साल के लिए कोई और था, उससे पहले 1971 से लगे हुए यार। और ये सारे काम में एमक्यूएम भी शामिल इनके साथ। बिल्कुल एमक्यूएम देखिए, एमक्यूएम का शामिल होना ही इस बात की भैया दलील है, वो होते ही इसलिए शामिल है। मैं एमक्यूएम की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ उन लोगों की कि उन्होंने बड़े बड़े दौर देखे हैं, बड़ी बड़ी तकलीफें काटी हैं, लेकिन उनको उनकी हुकूमत में जाकर इन चीजों को ना करवा सकना जो है वो इनका फेलियर है। सही देखिए, या तो आप हुकूमत में ना जाए, आज भी वो फेडरल गवर्नमेंट में, कभी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी होते हैं भाई कई बार, और जब नहीं होते तो वो यूएन कराए, और जब आप होते हैं तो आपकी डिलीवरेंस 0। आप भी कब्जा ग्रुपों का हिस्सा, आप कब्जा ग्रुपों का हिस्सा होते हैं। सही है, डिलीवरेंस जो है 0 है। ज़ैम साहब अब हम बलूचिस्तान का रुख करते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान की कारकर्दगी कैसी है, आवाम की क्या राय है, आइए देखते हैं। अब हम लोग भूख से मर जाएगा या आप लोगों के ये बिलों से हम लोग मर जाएगा? हालात तो ख़राब है। यानी यार आम गरीबों को सब इकट्ठा करके एक जगह पे मार डालो, या हम लोगों के साथ कुछ ना कुछ करो। नहीं 100 दिनों में हुआ या आने वाले 5 सालों में कुछ भी नहीं होगा। वही गुर्बत होगी, वही महंगाई होगी और वही सिस्टम चलेगा। अभी देखिए टमाटर किधर जा रहे हैं, प्याज कहाँ जा रहे हैं। इतने से प्याज हैं जो इतने महंगे हैं ना, तो हम धड़ियों से लाते हैं, तो कैसे फिर ये बार बार हम बाज़ार जाते नहीं हैं। तो कल ही इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दें ताकि अल्लाह के आगे सब हाथ उठाएं, चादर उठा के आपके लिए दुआ करें, ना कि बदुआ करें। इन्होंने जो कमी पेशी की है, ख़ास करके हम तनख्वाह वाले लोग हैं, हमें जो रिलीफ मिला है नो आटा चीनी, यानी कि जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसमें रिलीफ हमारे पास। जी ज़ैम साहब जी, बलूचिस्तान परेशान है, बलूचिस्तान की डेमोग्राफी फिर बहुत मुख्तलिफ है। जिस तरह मैं वाज़े तौर पे कहूँगा कि जिस तरह हमारे दुश्मन मुल्क ने वहाँ पे पैसा इंडक्ट करके टेररिज्म का एक जो फ्रॉड शुरू किया हुआ है, और उस पर उसको तकवीयत देने के लिए रोज़ आपके सामने फौजी हमारे शहीद होते हैं, रोज़ BLA बनी हुई है, और पता नहीं कौन फाइनेंस कर रहा है उसको, इंडिया फाइनेंस कर रहा है उसको यार, वो ख़राब कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जो बिकते हैं उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वो तो अजीत दोवल ने तो ओपनली कहा हुआ है बलूचिस्तान। जी हाँ, तो हम उसका तदारुक करेंगे, करना चाहिए, और वो फेडरल गवर्नमेंट से होगा। बहुत ज़्यादा महरूमियाँ हैं बलूचिस्तान में माज़रत के साथ। हमने 70 बरस में वो कुछ नहीं दिया उनको जो उनका हक था। उनका हक उनको मिलना चाहिए था। अभी भी वक्त है। लोग क्यों जा रहे हैं टेररिज्म की तरफ, लोग क्यों जा रहे हैं BLA के साथ, और क्योंकि भूख है।
नंग है। हुकूमत क्या कर यानी सकती जो है? उनका नजरिया है हुकूमत हाँ, फिर वही बात बलूचिस्तान की हाँ, वो भाईजान बात फिर वही है कि वो सरदार साहब, आपको पता हमारा रजीम क्या है कि जो PSDP का फंड होता है ना, वो डायरेक्टली लोगों के अकाउंटों में चला जाता है। 5-5 दफा एक सड़क बनती है लेकिन नहीं बनती। फार्म टू मार्केट रोड है ही नहीं, फार्म्स तो खैर है ही नहीं, जो है वो नहीं है। अवेलेबल रिसोर्स को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की गैस आप वहां से ले रहे हैं, आप सिर्फ एक घर को पैसे दे रहे हैं। वडेरा सिस्टम सरदारी निज़ाम, और वो उसको मुक़य्यद किए हुए है, और आपके नीचे से ज़मीन फिसलती जा रही है। माजरत के साथ आपको फेडरेशन को इस पर बहुत सीरियसली सोचना है। बहुत ज़्यादा एस्टिमेंट्स फेडरेशन के खिलाफ है वहाँ, उनको ज़ायल करने के लिए पाक फौज को, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और उसको कैटेगोरिकली कन्फ्रंट करना चाहिए इन लोगों को। मतलब जो जुल्म और बर्बरियत वहाँ पे जारी और सारी है, उसको कोई रोकेगा तो गरीब आदमी को रिलीफ मिलेगा ना। तो रिलीफ आदमी, गरीब आदमी तो फिर चला जाएगा BLA के पास रोटी खाने के लिए। सर, इसका मतलब है जो वहाँ की आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दुरुस्त हैं? बिल्कुल 100% दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है। गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, डिस्क्रिमिनेशन की गई उनके साथ। सिर्फ सरदारों ने, सरदारी निजाम ने उस बलूचिस्तान को तबाह बर्बाद करके और 100 दिन की कारकर्दगी से 100 दिन में तो 250 दिन तो निकाल देना, कैबिनेट ही बना सके वो, तो फिर कारकर्दगी किस बात पे जज करूं मैं भाई? देखिए ना, परसों वो किसी पार्टी में थे, फिर उनको पीपल्स पार्टी में चले गए, वहां जाके वो उनको भेज दिया गया। और वो अब नंबर 2 सरफराज मुफ्ती साहब जो है वो सरदार नहीं है बड़े, तो सरदार साहबान जो है वो नहीं मानते उनको, वो किसी से कुछ नहीं करवा सकते। वो कहते हैं ये सिंपलटन आदमी, हम क्यों बात सुने इसकी यार। तो वहाँ पे आपको उस डेमोग्राफी का ख्याल रखना है। वो सरदार जो पाकिस्तान के हक में जिन्होंने दस्तखत किए थे, देखे ना, उन लोगों ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी थी, वो तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन लोगों को इकट्ठा करना चाहिए जो प्रो पाकिस्तान सरदार है। वहाँ सरदारी निजाम ही चलेगा, सही मानों में सरदार है। हाँ जी, जो सही पाकिस्तान से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं। तजिया आ गया सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चारों वज़राए आला की कारकर्दगी 100 दिन में कैसी रही है, उस हवाले से तफसीली बात की हमने अज़ीम कादरी साहब से। और अज़ीम एक चीज़ मैं भी ऐड करना चाहूँगी कि हमारा ये सेगमेंट फेसबुक पर और बाकी जगहों पर होगा, यूट्यूब पर। आप भी कमेंट करें कि सूबे से हैं, आपको कारकर्दगी कैसी लगी। और हमारे सेगमेंट में जो अभी तक गुफ्तगू हुई है, मुझे लग रहा है कि वज़ीर आला पंजाब बाजी ले गई है जी, उनकी जरा अभी तक की सिचुएशन में तो ऐसे ही लग रहा है। में ऐसा लग रहा है। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सेहत की। उम्मीद है कि आपने ईद उल अज़हा पर गोश्त खाने में और इस मामले पर थोड़ी एहतियात की होगी। सेहतमंद इसी सूरत में होंगे कि अगर आप एहतियात करेंगे, लेकिन ईद उल अज़हा पर हम देखते हैं कि मोस्टली जो लोग हैं अजीम बहुत बेहतियाती करते हैं शहरबानो, और फिर गैस्ट्रो के मसाइल हो जाते हैं, फिर अस्पतालों का रुख करना पड़ जाता है। तो इन तमाम मसाइल से कैसे बचा जा सकता है और आपने अपने खाने को बैलेंस कैसे रखना है, और खुदा न खास्ता इन केस अगर आपको गैस्ट्रो के मसाइल हो गए हैं ज़्यादा खाने के बाद, तो उसकी क्या रेमेडी है, ये जानते हैं। हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं आफिया मुनीर साहिबा। वेलकम करते हैं आपको आफिया, कैसी हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि हम ईद के बाद देखते हैं, हम खबरें भी सुन रहे थे कि अस्पतालों में जो है गैस्ट्रो के मरीज जो हैं बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उसका रश बढ़ चुका है। क्या वजह है, ये ईद के फ़ौरन बाद ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो जितने भी लोग हैं वो अपने पेट को अपना नहीं समझते ईद पे और बहुत ज़्यादा डाइट लेते हैं, और वैसे भी बेसिकली अंडरलाइंग उनको पहले से कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा होता है, स्टमक के कोई ना कोई इश्यूज उनको रह रहे होते हैं। फिर जब वो ईद का मौका आता है, हर कोई दावतें, बारबेक्यूज, ये सारे प्रोग्राम होते हैं, तो उसकी वजह से फिर लोग जो हैं बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, और वो ओवर ईटिंग उनको भारी पड़ती है। तो आफिया साहिबा, रहा भी नहीं जा सकता ना इसके बगैर अब, क्योंकि बड़ी ईद है और आपको पता है हर जगह आप जहाँ भी जाएंगे आप अवॉइड कर ही नहीं सकते मीट को। नहीं, आप मीट ज़रूर लें, लेकिन ज़रा स्पाइसेस कम रखें। सही, हाँ, ज़रा स्पाइसेस कम रखें, थोड़ा सा भूख। और क्या डेली खाया जा सकता है, क्योंकि रोज़ ही तकरीबन ये बन रहा होता है? हाँ, डेली खाया जा सकता है। देखिए, मीट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। प्रॉब्लम जो आपके साथ कर रहे होते हैं वो आपके स्पाइसेस कर रहे होते हैं, आपकी स्पाइसेस, आपकी ओवर ईटिंग और आपका लाइफस्टाइल के बिल्कुल ही खाना और लेट जाना, खाना और लेट जाना, जो आजकल सब हर किसी का है। हाँ, तो वो फिर आपको जनरलाइज्ड आपके हेल्थ को अफेक्ट तो कर रहा होता है। अच्छा, छोटे बच्चों को मीट दे सकते हैं? ये ईद के मामले में कहते हैं कि कुर्बानी का गोश्त है, इसको इतने अच्छे से पकाना चाहिए, अच्छे से ना पके तो भी मसला करता है। हाँ जी, कच्चापन रह जाए तो भी खतरनाक होता है। बच्चों को कहते हैं ना दें। नहीं, अगर तो प्रॉपर्ली कुक मीट है, वो तो हर मीट, जो भी आप चिकन भी ले लें, मटन ले लें, बीफ ले लें, आपको प्रॉपर्ली कुक करना पड़ता है, क्योंकि कोई ना कोई इन्फेक्शन आपको अंडर कुक मीट से हो जाता है। ठीक है, कोल्ड चेन मेंटेन करनी है, ये नहीं है कि आप मीट बनाया तो काफ़ी देर गर्मी, जिस तरह से आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है, वो बाहर पड़ा रह गया, तो वो भी ख़राब। अगर किसी को मसला हो जाता है तो फौरी तौर पर कौन से इकदाम है जो उसे करने चाहिए?
सबसे पहले तो कुछ वो दही का यूज़ कर सकते हैं घर में, जो बहुत आसानी से हर घर में अवेलेबल होता है। स्पाइसेस थोड़े से और कम कर दें, थोड़े से एक मील स्किप कर दें अपना। अच्छा हाफिज साहब, कुछ लोग बर्दाश्त भी करते रहते हैं पेन, और कई दफ़ा सिचुएशन जो है वो फिर हाथ से बाहर ही निकलने वाली हो जाती है, तो कोई साइन सिम्टम्स आप बताएं हमारे नाजरीन को भी, ये ऐसी क्या सिचुएशन हो जब फौरी तौर पर एक्सपर्ट से रुजू करना चाहिए? अच्छा, एक तो सबसे पहला जो फैक्टर हम देखते हैं ना वो एज रिलेटेड है। अगर आप 50 प्लस है ना तो आपको फ़ौरन डॉक्टर से करना है, क्योंकि इस एज में और बहुत से फैक्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं, मेलिग्नेंसी, कैंसर, ट्यूमर वगैरह के प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहला होता है एज। दूसरा फिर हमारे पास आता है कि पेशेंट का परसिस्टेंट वेट लॉस होना शुरू हो गया, ठीक है। थर्ड, HB ड्रॉप कर रहा है, हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा उसका हीमोग्लोबिन 10 से नीचे रह रहा है, 9, 6, 7, 3, 4 पे आ रहा है, ठीक है। तो वो एक ये अलार्मिंग साइंस हैं, इनको हम अलार्मिंग फीचर्स कहते हैं कि अगर वेट लॉस हो रहा है, एज आपकी मोर देन 50 है, आपको भूख नहीं लग रही है और आपका HB ड्रॉप कर रहा है। और मेडिकेशन से ये मामला हल हो जाते हैं? मेडिकेशन से हो जाते हैं, लेकिन हम ज़रा थोड़े से बेसब्रे होते हैं, तो हम कहते हैं कि हम बस एक हफ्ता ही दवाई खाएं और हम ठीक हो जाएं। अगर आपकी एज 30 प्लस है तो आपका हेमोग्लोबिन का नॉन स्टॉप मतलब ये इशू आ ही रहा है, चाहे आप गोश्त भी खा रहे हैं, फिर क्या करना चाहिए? फिर ये है कि आपके ना सिम्टम्स डिपेंड करते हैं, आपको क्या मसले हैं। आपको स्टमक रिलेटेड इशू है, आपको लूज मोशन रह रहे हैं, आपको ब्लीडिंग हो रही है स्टूल्स के लूज मोशन के साथ, आपको वैसे फीमेल्स में आपका रेगुलर साइकिल नहीं है, वो ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर गॉल ब्लैडर में पथरी भी हो जाती है, उसकी वजह से भी बड़ी पेन होती है और वो बिल्कुल नहीं खा सकते कोई भी। गॉल ब्लैडर का जो प्रॉब्लम है ना वो होता है कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, फैटी डाइट बहुत ले रहे हैं, या प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा ले रहे हैं, जंक फूड ज़्यादा ले रहे हैं, और लाइफ सेडेंटरी है आपकी, आप उसके बाद वर्कआउट नहीं कर रहे, और आप हाइड्रेशन नहीं अपनी अच्छी रख रहे। फैटी लिवर का भी इशू आता है बहुत ज़्यादा। सेम प्रॉब्लम्स, हाइड्रेशन आपकी अच्छी नहीं है, आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल है आपका, आप प्रोसेस्ड फूड बहुत ले रहे हैं, आप जंक ले रहे हैं, शुगर ले रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज और सिंपल आप पेशेंट्स को पहले चैलेंज ये देते हैं कि 3 मंथ्स का आप चैलेंज देते हैं कि आप डाइट से और एक्सरसाइज से, एरोबिक एक्सरसाइज से कंट्रोल है। ब्लैक कॉफी इज वेरी गुड फॉर द फैटी लिवर, तो हम ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर। ईद का ये मौका है और वाफर मिकदार में गोश्त होता है घर में, तो ये भी बता दें कि कितनी देर तक ये गोश्त अगर फ्रिज में पड़ा रहे तो ये कंज्यूम किया जा सकता है और उसके बाद ये डेंजरस है, इसको नहीं करना चाहिए? नहीं, वो आपकी कोल्ड चेन मेंटेन होनी चाहिए, वो फिर आप लॉन्ग टर्म भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये है कि जिस तरह से गर्मी है, आपके फ्रिज बंद हो रहा है, चल रहा है, गोश्त पहले ऐसे फ्रिज बंद होती है, फिर लाइट आती है, फिर चल जाती है, तो वो फिर आप उसको कोशिश यही करेंगे जो आपने फर्स्ट डे पे यूज़ करना है आप उतना ही रखें, बाकी बांट दें। अच्छा, लास्ट में मैं ये बता दें, कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है बीफ खाने से, तो उनको खानी चाहिए या नहीं? उनको अवॉइड करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका हाफिज़ साहिबा। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ हमारी रिसर्चर नक्श काजी मौजूद है जो डिफरेंट रिसर्चेस सामने लेके आती हैं, तो उनको वेलकम करते हैं। नक्श, कैसी हैं? आज क्या रिसर्च लेके आई हूँ? आज हम बात करेंगे प्लास्टिक पे, पॉलिथीन बैग्स। जी, क्योंकि प्लास्टिक बैग्स पे बैन लग गया है। 5 जून को ये गवर्नमेंट ने बैन लगाया और हमारे लोग जो हैं, हमारी आवाम जो है काफ़ी परेशान है इस चीज़ से कि भाई ये क्या हुआ। तो आज हम इस पर ये बात करेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है और प्लास्टिक कितना हार्मफुल है। तो सबसे पहले तो ये कि जब प्लास्टिक जो है जब बनता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है उसमें, और बनता है ऑयल से, और ऑयल जो है वो रिन्यूएबल नहीं है। इसका मतलब है ऑयल भी ज़ाया हुआ और जो एनर्जी लगी वो भी ज़ाया हुई, ठीक है। जब ये प्लास्टिक बना तो प्लास्टिक जो है वो डिकम्पोज नहीं होता, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो ये प्लास्टिक जो है, इसका मतलब ये है कि प्लास्टिक जो है आपके एनवायरनमेंट में जब से बना है तब से मौजूद है, किसी ना किसी फॉर्म में अभी भी मौजूद है, यानी इसको 100+ ईयर्स लगते हैं, ठीक है, और ये रहता है किसी ना किसी फॉर्म में। ये माइक्रो प्लास्टिक्स में कन्वर्ट होता है। माइक्रो प्लास्टिक्स इज़ के 5 mm की इसकी जो है वो रहती है, लेंथ रहती है, जैसे आप समझें कि चावल का दाना होता है उतनी, ठीक है। तो अब ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स है ना, ये हमारे इन्वायरमेंट में भी पोल्यूट कर रहे हैं और फिर हमारी मेरीन लाइफ वो भी इससे इफ़ेक्ट हो रही है और हम उससे बहुत इफ़ेक्ट हो रहे हैं। हमें पता नहीं चलता, लेकिन ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। और प्लास्टिक बैग्स को क्यों बैन करना ज़रूरी है? बिकॉज प्लास्टिक बैग्स जो है ना, एक तो वो बड़े इजीली माइक्रो प्लास्टिक्स में कन्वर्ट होते हैं,
ठीक है। और फिर वो जो माइक्रो प्लास्टिक्स में कन्वर्ट होते हैं वो कितने हार्मफुल हैं। आप ये सोचें कि अगर कोई मेरीन लाइफ में हमारे कोई एनिमल्स जो उसको खाएंगे वो उसको चोक कर सकते हैं, वो उसमें फंस सकते हैं, ठीक है, तो दे डाई। और आप सोचें इतनी पोल्यूशन है कि 8 मिलियन टन्स, दैट इज़ इक्वल टू, आप ये सोचो कि पूरे साल में इतना जैसे एक गार्बेज ट्रक होता है ना, फुली लोडेड, हर मिनट अगर फेंका जा रहा हो ना ओशन में, इतना पोल्यूशन। बिल्कुल, प्लास्टिक सारा ओशन में डंप किया जा रहा है, डंप भी किया जा रहा है। और ईयरली ये इतना है कि जितना आप समझें कि हर 1 मिनट पे आप उसको। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि प्लास्टिक बैग्स जो है ये पानी में मत फेंकें, जो पानी में जानदार हैं बिल्कुल वो भी इससे इफेक्ट होते हैं, उनकी भी जान जो है खतरे में पड़ जाती है। और नेक्स्ट ये डेवलप्ड कंट्रीज डंप कर रहे हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़। लेकिन अभी जैसे जैसे अवेयरनेस है, बहुत सारे डिफरेंट ईयर्स में बैन्स लगते रहे हैं, अभी भी लोग इसी तरफ जा रहे हैं कि बैन्स लगाए जाएं। 127 के अराउंड कंट्रीज़ में अभी भी कोई ना कोई लॉ इसके मुताबिक पास हो चुका हुआ है कि जिसने बैन लगा दिए, कम्प्लीटली नहीं भी लगाया तो पार्शली लगा दिए, लेकिन प्लास्टिक बैग्स पे सबसे ज़्यादा बैन्स लगता है। पाकिस्तान में भी इसके ऊपर थोड़ा शुरू हो गया काम। हाँ जी, पाकिस्तान में जो है वो पहले भी लग चुका है, लेकिन मेरा ख्याल है वो इतना अच्छे तरीके से इम्पोज नहीं हुआ था, दोबारा से, लेकिन अब दोबारा लग गया है। और हमारे यहाँ तो शानदार काम होता है, चाय प्लास्टिक के बैग में आ रही सही बात है, नाश्ते लोग गरम प्लास्टिक के बैग्स में लेके जाते हैं। अच्छा, आपको पता है प्लास्टिक जिन केमिकल्स से बनता है ना, उनमें से जो BPA, आपने सुना होगा, BPA जो है अक्सर बॉटल्स के ऊपर लिखा होता है BPA फ्री। BPA जो है ना वो प्लास्टिक है जो आपके जो मटेरियल है उसको वो करता है, आपकी जो बॉटल्स है ना उसको ट्रांसपेरेंट करता है। आप अगर अपनी वो वाटर बॉटल्स देखें तो वो जो ट्रांसपेरेंट होती है वो उसकी वजह से होती है, लेकिन उससे नुकसान क्या है, हार्मोनल इशू, ठीक है, हार्मोनल इश्यूज उस BPA से होते हैं। प्लास्टिक बॉटल्स के लिए भी मना किया गया, फिर तो फ्रिज में रखते हैं जो पानी ठंडा। नहीं, बॉटल्स यूज नहीं करनी चाहिए, वो भी हार्मफुल है। प्लास्टिक इज हार्मफुल इन एनी वे पॉसिबल। लेकिन नेक्स्ट ये हम लोग मिनरल वाटर की बॉटल्स खरीदते हैं जी, तो वो पानी हार्मफुल है उसमें। हमारे पास प्लास्टिक की बॉटल अच्छा, मैं इससे रिलेटेड 2-3 चीजें आपसे शेयर करती हूँ। ये जो हमारे लिए बड़ी इजी होती है, इजी टू कैरी। अच्छा, हम ना पता है हमें, मुझे ये लगता है कि हमें ना ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि हमें एक चीज़ कैरी करनी पड़ रही है, वरना देखा जाए तो अगर आप स्टील की बोतल अपने साथ कैरी करें, पानी भी उसमें ठंडा रहता है, ठीक है, वो आपकी इस बोतल से ज़्यादा पानी रखेगा। और ये बोतल आपको एक्सपेंसिव पड़ती है, लोग समझते नहीं है। अगर ये बोतल 50 रुपए की भी है और आप उसको 30 डेज़ के लिए भी बाय करते हैं तो कितने की आपने बाय की? 1500 आपका इस पे लग गया, ठीक है। 1500 जो आपका इस पे लग गया वेस्ट गया, बिकॉज ये आपके लिए हार्मफुल भी है। और उसके अलावा आप अभी जब उस पर मेटल का चॉइस कर लो तो दैट वुड बी बेटर। अच्छा, इसके अलावा एक और वो होता है, मटेरियल होता है, एक और केमिकल है DEHP, सही, ठीक है, वो इसको जो है ना वो फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, प्लास्टिक को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए यूज़ होता है, लेकिन वो कैंसरस है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों ओवन में रखने के लिए भी कहा जाता है प्लास्टिक। जी, तो अभी मैं यही कहने लगी थी, आपने सही बात की है कि जब कंटेनर्स जो हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक के कंटेनर्स, उसमें जब हम रीहीट करते हैं ना फूड को, दैट इज़ वेरी हार्मफुल, दैट इज़ वेरी हार्मफुल। और जो डिस्पोजेबल वो ग्लासेस होते हैं जिसमें हम चाय पी रहे होते हैं, बिल्कुल दे आर हार्मफुल। और आपको मज़े की बात बताती हूँ, मैंने ये देखा कि पेपर लेके आते हैं ग्लासेस ना लोग, तो आई वाज जस्ट वॉचिंग दैट वीडियो कि उसमें उसने कहा कि देखिए पेपर तो ये है, इसको मैंने पानी डाला तो इसने एब्जॉर्ब कर लिया। जब मैंने ग्लास में पानी डाला तो उसने एब्जॉर्ब नहीं किया। क्या चीज़ रोक रही है? देयर इज सम केमिकल, देयर इज सम प्लास्टिक, ठीक है, जो उसको बचा रहा है उससे, तो दैट इज ऑल्सो हार्मफुल। कहने को पेपर कप्स हैं, दे आर नॉट पेपर कप्स। अच्छा, ब्रेक में आप बात कर रही थी कूड़े और खजाने की, वो क्या था, वो बताएं। उसमें भी यही बात करना चाहती थी कि लोग जो है ना, लोगों को सबसे पहले तो हमें करना क्या चाहिए, हमारे लोगों को अब ये समझ जाना चाहिए कि प्लास्टिक इज़ रियली हार्मफुल। हम जो है ना अपने ही दुश्मन बन रहे हैं। अगर देखा जाए, आप अगर मदर है ना, तो आप कभी किसी अपने बच्चे को ना कभी अलाउ नहीं करेंगे कि वो प्लास्टिक बैग अपने मुंह पे पहन ले। आपको पता है कितना मुश्किल, कितना वो सांस बंद होता है। तो इसी तरह हमारी जो मेरीन लाइफ है, उनके भी हम सांस बंद कर रहे हैं अपना। ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी आपकी बॉडी में गया तो ये डिकम्पोज नहीं होगा, यानी कि ये पार्टिकल रहेगा आपकी बॉडी में। इतना हार्मफुल है ये, ठीक है। अब हमने करना क्या है? अब हम ये करें कि हम 3 आवर्स का एक सिंपल रूल जो है अपना लें। 1 इज रिड्यूस करेंगे प्लास्टिक के यूज को, ठीक है। रीयूज कोशिश करेंगे कि रीयूज करें चीज़ों को, और ऐसी चीज़ों की तरफ जाएं जो रीयूजेबल हों। जैसे कि हम अब पेपर स्ट्रॉज
यूज़ करें दे आर बेटर, ठीक है, रीयूजेबल नहीं है लेकिन हार्मफुल भी नहीं है, डिकम्पोज जल्दी होते हैं। आप मेटल स्ट्रॉज यूज़ कर सकते हैं, आप मेटल बॉटल्स यूज़ कर सकते हैं, आप प्लास्टिक को छोड़ दें, ठीक है, वो यूज़ ना करें, ठीक है, और फिर आप रिसाइकल करें। सही, ठीक है, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त जो है ना इस दफ़ा आप रिसर्च लेके आए हैं नक्श, तो वाकई अब हमें छोड़ देना चाहिए प्लास्टिक को। और ये बड़ी फ्रूटफुल रिसर्च है इस हवाले से, वाकई आप लोग भी प्लास्टिक का बायकॉट करें अगर आप लोग एक हेल्दी लाइफ गुजारना चाह रहे हैं। मैं तो आज से ट्राई वैसे हम करूंगा। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक और ये नई नेचर से दूर जा रहे हैं, ऑर्गेनिक लाइफ जो थी Exactly, वो organic गुजार रहे life से थे, बहुत दूर चले गए बहुत दूर चले गए। प्लास्टिक भी हम ले आए हैं, ओवन में प्लास्टिक के बर्तन रख के गर्म कर रहे होते हैं, बच्चों के फीडर्स जो हैं वो प्लास्टिक के और होते हैं। सबसे पहले तो बिलखसूस लाहौरियों से दरखास्त है, सुबह सवेरे नाश्ते लेना छोड़ दें इन प्लास्टिक के शॉपरों में, अपना दही बर्तन दूध लेना लेके छोड़ जाएं। दें, घर से बर्तन लेके जाएं। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि मुल्क भर में शदीद गर्मी है और गर्मी में जो सबसे बड़ा मसला होता है वो यही कि जो रहने की जगह है, जो हमारे घर हैं, उन्हें कैसे ठंडा रखा जाए। तो इससे पहले हमारे मेहमान हमारे प्रोग्राम में आए थे माहिर तामीरात सिकंदर इकबाल, और उनसे बड़ी फ्रूटफुल कन्वर्सेशन हुई, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से हम ज़्यादा बात उनसे नहीं कर सके और फिर आवाम के भरपूर इसरार की वजह से आज हमने उन्हें दोबारा दावत दी है। तो आज इसी मौजू पर दोबारा बात तो स्टूडियोज में सिविल इंजीनियर और माहिर तामीरात सिकंदर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। वेलकम करते हैं आपको सिकंदर साहब, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो टुडे। थैंक यू फॉर कमिंग। तो सर बताइएगा फिर कैसे घरों को ठंडा रखा जाए? हाँ जी बिल्कुल, वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ लास्ट टाइम डिस्कशन हमने अपनी की थी। लास्ट टाइम हमने ज़्यादा विंडोज़ की बात की थी और आज मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि सारे एलिमेंट्स पे बात करें हम। जी लास्ट टाइम वो आप एक पेपर शीट के बारे में बता रहे थे जो लगा के गर्मी रोकी जा सकती है। तो घरों में जो हीट के एंटर होने के जो सारे पाथवेज हैं हम वन बाय वन उसको डिस्कस करते हैं। एक उसमें से हमारी रूफ है, सेकंड हमारी वॉल्स हैं, थर्ड हमारी डोर्स एंड विंडोज़ हैं। ये हमारी चीज़ें जहाँ से हमारा एक रास्ता है हीट के एंटर होने का। अगर आप पुराने घरों में देखें जहाँ तंग गलियाँ होती थी तो वहाँ पर आपके घर एटलीस्ट ग्राउंड फ्लोर जो थे ना बड़े ठंडे होते थे। फर्स्ट फ्लोर पे तो थोड़ा सा होता था लेकिन ग्राउंड फ्लोर ठंडे होते थे। अभी भी अगर कुछ ऐसे मोहल्लों में जाएं जहाँ गलियाँ थोड़ा छोटी हैं तो वहाँ पर आपको ग्राउंड फ्लोर कंपैरेटिवली ठंडे मिलेंगे, वहाँ पे एसी की जरूरत नहीं होती। हाँ, क्योंकि आपकी जो धूप है, आपकी सनलाइट है, वो डायरेक्ट आपकी वॉल्स पे नहीं पड़ रही होती, वो क्रॉस हो जाती है। तो ऊपर वाले फ्लोर पे तो आपको फर्स्ट फ्लोर पे तो रूफ पे पड़ रही है लेकिन ग्राउंड फ्लोर आपका कंपैरेटिवली ठंडा होता है। तो मेजर जो सोर्स है ना आपके घर में हीट एंटर होने का वो आपकी रूफ है, क्योंकि रूफ आपका एक्सपोज टू द सन है मोस्ट पार्ट ऑफ द डे। सुबह 10-11 बजे से लेके जब सूरज ऊपर आ गया तो 2-3 बजे तक उसके बाद नीचे आना है। तो मोस्ट पार्ट ऑफ द डे जो है ना वो आपकी डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है रूफ पे। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो ट्रीटमेंट आपने करनी है वो अपने रूफ की ट्रीटमेंट करनी है। जी अगर आपके घर बन भी चुके हैं तो आप उसके बाद में भी कर सकते हैं, ये नहीं कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। ज़रूरी भी ये है। हाँ, तो आप उसको बाद में भी हर बंदा इसको अपने छत के ऊपर अप्लाई करके उसको कर सकता है। उसमें 2 चीज़ें आपने करनी है। एक तो ये आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो सनलाइट है उसको मैक्सिमम आप रिफ्लेक्ट करें, जितनी लाइट आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं वो रिफ्लेक्ट करें। रिफ्लेक्ट करने का तरीका ये है कि वाइट कलर, लाइट कलर्स की कोटिंग आप करें अपनी छत के ऊपर। वो पेंट भी हो सकता है, वो आपका वाइट कलर का मार्बल भी हो सकता है, एनीथिंग दैट इज लाइट कलर, वाइट कलर जो कि लाइट को, हीट को रिफ्लेक्ट करे। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी लगा सकते हैं? नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है सूटेबल, या आजकल टिकटॉक पे चला हुआ है, लोग उसको यूज़ कर रिकमेंड कर रहे हैं। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस बेसिकली इंडोर यूज़ के लिए है, हमारी सीलिंग में यूज़ होता है, क्योंकि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बेसिकली चूना है। सही। जब इस पे बारिश होगी, पानी पड़ेगा तो ये तो खत्म हो जाएगा। और वैसे कुछ पेंट बनाने वाली कंपनियों ने सिकंदर साहब अभी आजकल स्पेशल ये वाला पेंट भी निकाला है। निकाले हैं वो ठीक है, उसमें ग्लू है, उसमें स्टिकी मटेरियल, वो बॉन्ड है ना उसके अंदर, वो स्टिक हो जाएगा आपके सरफेस पे, वो पानी यानी कि इसे बारिश से खराब नहीं होगा। अच्छा, थर्माकोल कुछ लोग लेके आ रहे हैं, थर्माकोल रखें आप अपने छत पे। थर्मोपोर बहुत इफेक्टिव है। थर्मोपोर वही मटेरियल है जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स में भी इस्तेमाल होता है। हमारी जो फ्रिज की जो दीवारें हैं और जो दरवाजे के अंदर थर्मोपोर ही होता है जो अंदर की कूलिंग को रिटेन करता है। तो थर्मोपोर तो बहुत इफेक्टिव है। तो वो आप, लेकिन वो आमतौर पे ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ही आप कर सकते हैं कि जब आपका लेंटर डल गया तो उसके ऊपर थर्मोपोर की आप शीट रखते हैं और फिर उसके ऊपर आप अपने टाइल लगाते हैं तो वो उसके अंदर एक सैंडविच बन जाता है और उसके अंदर वो चले जाता है। आप उसको छत के ऊपर एक्सपोज नहीं कर सकते, आपको कवर करना पड़ेगा आपको किसी सॉलिड मटेरियल से, उसको आप ओपन टू स्काई उसको नहीं छोड़ सकते। अभी जो घर तैयार हो चुके हुए हैं छत पे लाकर थर्माकोल रख सकते हैं ऐसे? उसके ऊपर फिर एक कोटिंग करनी पड़ेगी किसी टाइल की, मार्बल की, कुछ उसके ऊपर लगाना पड़ेगा, क्योंकि थर्मोपोर इतनी उसकी अपनी स्ट्रेंथ नहीं है, वो जब वेदर इफेक्ट्स को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब गर्मियों में चूंकि गर्मी से निपटने के लिए एसी चलाए जाते हैं, बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, वहाँ बिल दे नहीं सकती, हर कोई सोलर अफोर्ड कर नहीं सकता, घर बन चुके हैं, तो कुछ सस्ता टिकाऊ तरीका बता दें गर्मी से लड़ने का। बिल्कुल, अब इसको समझने की ज़रूरत है कि हीट के हमारे, जैसे मैं बता रहा था कि रास्ते क्या क्या हैं, कहाँ से हीट आती है, तो कहाँ से हमने उसको इंटरसेप्ट करना है, उसको रोकना है। एक तो आपकी रूफ हो गई, वो हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड हमारी वॉल्स हैं,
अच्छा, वॉल पे जैसा मैंने समझाया कि जितना हम उसको लाइट को कोशिश करेंगे सनलाइट डायरेक्ट हमारी वॉल्स पे ना पड़े, उतने हमारे कमरे ठंडे रहेंगे। तो अब गलियां तो छोटी नहीं है, अब तो गलियां हमारी 25 फुट 30 फुट की गली होती है, गाड़ियों ने गुजरना है, मिनिमम स्टैंडर्ड अब 30 फीट हो गया, तो अब सनलाइट तो पड़ेगी। अब आपने उसको या तो प्लांटेशन कर लें, प्लांटेशन से आपको साया मिल जाएगा। यही सवाल था मेरा, कहते हैं पौधे लगा लें तो गर्मी कम होती है। हाँ, उसका एक साया है ना बेसिकली, जब आपका सनलाइट डायरेक्ट आपकी वॉल्स पे नहीं पड़ रही, वो इंटरसेप्ट हो गई है, तो उससे आपको कंपैरेटिवली काफ़ी कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। और भी आप चीज़ें जैसे आप अपने विंडोज़ के ऊपर आप शेड्स लगाते हैं, ऑर्निंग्स डालते हैं, ग्रीन शीट भी एक, हाँ, वो जिसे आप तरपाल कहते हैं, तो आप इस तरह की कोई भी चीज़ जिससे आप बेसिकली बैरियर दे रहे हैं, सनलाइट डायरेक्ट आपकी वॉल्स पे, आपके विंडोज़ पे डायरेक्ट नहीं हो रही, तो उसकी वजह से आपको काफ़ी हद तक वो रिड्यूस हो जाएगा उसका इफेक्ट। अच्छा, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन बड़ी इफेक्टिव एक टेक्निक है जिसे हम कैविटी वॉल कहते हैं, कि आप अपनी दीवार जो है ना उसकी आप 2 लेयर्स बना लेते हैं। आपकी जो आउटर वॉल है ना, जिस तरह छत पे हमने कहा ना कि सैंडविच एक बन जाता है, कि आपकी पहले लेंटर डल गया कंक्रीट, उसके ऊपर थर्मोपोर, उसके ऊपर एक और लेयर आपने टाइल की लगा दी, तो एक सैंडविच बन गया उसके अंदर। इसी तरह आप वो सैंडविच आप वॉल्स में भी बना सकते हैं। अच्छा, एक आपकी वॉल है एक्सटर्नल वॉल, उसके अंदर एक वॉल आपकी और बनेगी, मतलब बाहर वाली वॉल आमतौर पर 9 इंच की थिक होती है, एक अंदर आप एक पार्टीशन वॉल ऐड करते हैं वो 4 इंच की होती है, उसके दरमियान 2 इंच की कैविटी होती है, उसके अंदर आप थर्मोपोर ऐड कर देते हैं, तो वही सैंडविच जो आपने रूफ पे किया वही सैंडविच आपका अच्छा, वॉल पे भी एक सवाल है जो अक्सर मैंने देखा लोग काफ़ी परेशानी का बायस बनती है, वो चीज़ जो आजकल चली है पानी की टंकी, वो प्लास्टिक की चल रही है ज़्यादा, वो पत्थर वाली जो है आउटडेटेड हो गई। हालांकि पत्थर वाली बहुत अच्छी होती थी, वो इतनी जल्दी गर्म नहीं होती थी। अब पानी जो है वो ऐसा लगता है चूल्हे से आ रहा है, ऐसे ही खोलता हुआ पानी आता है जब आप खोलते हैं नल को, तो उसके लिए कोई है चीज़? देखिए, अगर तो आपने, क्योंकि वो थोड़ी कॉस्टली है, जो कंक्रीट की टैंकी बनती थी प्रॉपर, तो लोग अब सस्ते सोल्यूशन की तरफ आ गए हैं कि भाई हम टैंकी ये प्लास्टिक की यूज़ कर लेते हैं। और अगर अपने प्लास्टिक भी यूज़ करनी है तो उसके लिए भी आप एक ब्रिक वर्क की ना एक कर लें, एक वॉल्स बना के उसके अंदर उसको रखें और उसको कवर करें उसके अंदर ना, और उसकी इतनी कॉस्ट नहीं है, तो आप उसको एक छोटा सा समझ कमरा ही बना लें एक ब्रिक वर्क करके ना, तो उसके अंदर उसको रख लें। सिकंदर साहब, आजकल तो कंक्रीट वाली टैंकी का भी पानी गर्म है। हाँ, देखिए कंपैरेटिव पाइपिंग की वजह से तो नहीं, अगर पाइपिंग एक्सपोज है, पाइपिंग तो अब कंसील्ड ही होती है। पहले तो GI पाइप्स होते थे, अब तो वो PPRC के पाइप्स आ गए ना, ग्रीन पाइप्स, तो वो तो कंसील्ड होते हैं, उसका इतना इफेक्ट नहीं है। लेकिन ये कि आपकी जो कंक्रीट की अगर टैंकी बनी हुई है तो वो तो काफ़ी हद तक उसको कंपैरेटिवली उसको ठंडा रखती है। सिकंदर साहब, आप कह रहे हैं थर्मापोल अगर लगा दी जाए, हाँ, उसके अंदर भी, उस टैंक के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं, अंदर भी और बाहर भी, उसकी दीवारों के अंदर, यानी कि टैंकी के अंदर, उसकी दीवारों में। अच्छा, उसकी जो चारों दीवारें हैं, मैं सीमेंट की बात नहीं कर रही, प्लास्टिक की बात। प्लास्टिक की टैंकी को कह रहे हैं कि अगर उसको थर्मापोल शीट से कवर ज़्यादा मसला जो है वो प्लास्टिक की टैंकी का, उसको थर्मापोल से आप कवर कर लें, लेकिन अगेन उसके बाहर आपको कोई सॉलिड चीज़ लगानी पड़ेगी। सॉलिड चीज़ क्या? वो टिकेगी नहीं, वरना वो आपको कोई ब्रिक वर्क या कोई आपको टाइल कोई ऐसी चीज़ लगाएंगे जो कि वेदर इफेक्ट्स को बर्दाश्त कर सके ना, जो ड्यूरेबल हो। ये थर्मापोल इज नॉट डिजाइन फॉर इट कि वो वेदर इफेक्ट। अच्छा, अब आगे मानसून का सीजन आ रहा है, जी, मानसून से बचने के लिए क्या करना होगा? मानसून बड़ा क्रिटिकल है। मानसून में तो आपको पता है जब बारिशें होती हैं हमारे यहाँ तो लीकेज सीपेज के इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। उसमें जो हमने मेजर डिस्कस किए हैं ना थर्मल इंसुलेशन के, वो आपको अगेन रेन भी इंसुलेशन देते हैं, क्योंकि बारिशों में क्या होता है आपकी सबसे पहले आपने कोशिश ही करनी है आपकी छत पे पानी खड़ा ना हो। सही। उसके लिए आपने अपने जो परनाले हैं ना उनकी सफाई करवा लेनी है मानसून से पहले, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमारे पूरे साल हम उसको मेंटेन नहीं करते। हमारे जो खुड़े होते हैं, जो हमारे परनाले हैं, गटर हैं, वो उनमें मिट्टी जा चुकी होती है, उनमें पत्ते ही चले जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं। वो क्लीन करवाएं, उनको सफाई करवाएं, क्योंकि जब बारिश हो गई तो वो अगर वो आगे से चौक हुए तो पानी सारा छत पे खड़ा होगा। पानी छत पे खड़ा होगा तो उसने कहाँ जाना है? उसने वेपोरेट तो होना नहीं है, उसने सीपेज, क्योंकि सन तो नहीं होगा मानसून के अंदर, तो आपको वो सीप करेगा आस्ता आस्ता आपके घर के अंदर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर साहब, बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ दिए आपने। उम्मीद करते हैं कि आपके काम आएंगे ये आइडियाज़ और इन पर अमल भी करें तो गर्मी से बचें। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ख़वातीन से मुतल्लिक। हमारी ख़वातीन किसी भी मैदान में मर्दों से पीछे नहीं है, मगर इसके बावजूद इन्हें सिन्फ़ नाजुक तस्वुर किया जाता है और ये कहा जाता है वो अपना दिफा नहीं कर सकती, वो अपनी हिफाजत नहीं कर सकती हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ज़माना बदल गया, लड़कियाँ और ख़वातीन सिन्फ़-ए-आन बन चुकी हैं, सिन्फ़-ए-आन बन चुकी हैं, मजबूत हो गई हैं, अपना दिफा करना जानती हैं, क्योंकि आजकल की ख़वातीन ने किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए सेल्फ डिफेंस की तरबियत लेना शुरू की है और शहरबानों वाली बात के सिन्फ़ नाजुक से अब सिन्फ़-ए-आन बन रही है। बिल्कुल, और इसी पर रुबीना यूसुफ वहाँ पर गई हैं ख़वातीन के पास, उनसे उन्होंने बात की है, एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देख लेते हैं। आज के इस जदीद दौर में ख़वातीन किसी से कम नहीं और मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं, मगर औरतों को अपनी चार दीवारी से बाहर निकलकर मुआशरे का हिस्सा बनने की बहुत ज़रूरत है। अपने जानो माल और अपने हिफाजत के लिए ख़वातीन को सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स सीखने की बहुत ज़रूरत है।
तो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सीखने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पर जो कोच हैं जो उनको सिखाते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स हैं जिससे आप अपने आप को मजबूती से बचा सकते हैं। ख़वातीन के सेल्फ डिफेंस की बात करेंगे। हमारे साथ किंजा मौजूद हैं जो यहाँ पर सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सिखाती हैं। कैसी है किंजा? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, हाउ अबाउट यू? आई एम गुड। अच्छा, कितना फ़र्क है इन दोनों में, सेल्फ डिफेंस और मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स में? मार्शल आर्ट्स में आप जो है वो अपना कर सकते हैं, करियर बना सकते हैं, ठीक है, वो बेसिक फाइटिंग स्किल्स हैं। लेकिन सेल्फ डिफेंस हमें बेसिक टेक्निक्स हैं टू जस्ट कि हम बचा सकें अपने आप। एग्जैक्टली, देयर आर 21 बेसिक टेक्निक्स जो कि हम यहाँ पे सिखाते भी हैं, जिसमें हैंड ग्रैब्स हैं, हेयर ग्रैब्स हैं, शोल्डर होल्ड है, रिस्ट ग्रैब्स हैं। ये सब चीज़ें हम फीमेल्स को सिखाते हैं ताकि वो कॉन्फिडेंस और इंस्पिरेशन फील कर सकें। अच्छा किंजा, अगर हम बात करें कि आपका कोई इस तरह से शोल्डर पकड़ लेता है तो कैसे? तो ज़बरदस्त। अगर आपको कोई यहाँ से आके यूँ पकड़ता है तो आप एक्चुअली हमारे पास यहाँ इसकी 2-3 बेसिक टेक्निक्स हैं जो कि हम करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, डिफिकल्ट हो जाएगा। ओह माय गॉड, सो दीज आर द बेस्ट टेक्निक्स। मुझे लगता है कि आप अपने आप को बहुत इजीली बचा सकते हैं। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास सेल्फ डिफेंस के बहुत से मिथ्स हैं कि क्या मेरे जैसी एक नन्ही मुन्नी से बच्ची की लगती हुई अपने से जो बिगर आदमी उसके सामने आ जाए तो क्या वो डिफेंड कर सकती है? डेफिनेटली विद स्किल्स एंड नॉलेज। जो फीमेल्स हैं अगर वो इन्फॉर्म्ड हों तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट डेफिनेटली कर सकती हैं। दिस आर द मिथ्स। तो किंजा, अगर कोई ऐसे पीछे से आपके आके ऐसे बाल खींचता है तो आप उसको क्या करेंगे? जी जी बिल्कुल, हमारे पास टोटल 21 टेक्निक्स है जिनके अंदर हेयर ग्रैब्स आ जाते हैं, आर्म ग्रैब्स आ जाते हैं, शोल्डर होल्ड्स आ जाते हैं, रिस्ट ग्रैब्स आ जाते हैं। तो हम उनमें से थोड़े से आपको डेमोन्स्ट्रेशन करवा के दिखाते हैं कि अगर एक लड़की खड़ी हुई है और उससे किसी ने पीछे से आके पोनी टेल से पकड़ लिया है तो आप किस तरीके से अपने आप को डिफेंड करेंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पर इसमें हमने जबरदस्त पावर जोन से खुद को बाहर लेके आना है और उसके जॉइंट्स के ऊपर हमने हिट करना है। उसकी जो जॉइंट्स हैं उनको ऑकवर्ड करना हमारा मेन एम है। क्योंकि हमने उसकी जो जॉइंट्स है वीक करके आप अपने आप को एक ऐसा मजबूती से दिफा कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा अगर आप कुछ देखना चाहें जैसे कि हमारे पास हैंड ग्रैब्स हैं। अगर किसी ने ऐसे हाथ पकड़ा है तो 1 हैंड आर्म ग्रैब है, 2 हैंड आर्म ग्रैब है, 2 हैंड आप करके दिखा। तो यहाँ से ओह ज़बरदस्त, ये मुझे लगता है कि मुझे भी आ गया है। आप भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ, मैं इसको ट्राई कर सकती हूँ। अगर अच्छा अगर किसी ने शोल्डर पकड़ा है तो वो तो आप एकदम बाजू को एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करना है। ओके, तेजी से। जी बिल्कुल। तो आपको अगर 2 हैंड, ये 1 हैंड आपने किया, 2 हैंड भी आप कर सकती हैं। ठीक है। दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं। शोल्डर होल्ड वर्क प्लेस के अंदर सेल्फी लेते लेते लोग जो है वो आप कैसे पीछे कमर पे हाथ रख लेते हैं। लाइक फिर अपने फर्स्ट अपने टेबल जो है हमने हाथ पकड़ना, तो ये शो नहीं करना कि लाइक कुछ हो रहा है या आप डिफेंस हो रहा है। फिर आपने उसके शोल्डर के बैक साइड पे हाथ रखना है, सिर्फ लेग पीछे। ओह ज़बरदस्त, ये कितनी ऑसम, कितनी अच्छी टेक्निक्स हैं जो कि पता भी नहीं चलेगा और आप अपने आप को ऐसे बचा सकते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप लोग क्या करने वाले हैं, ये किसके लिए? अच्छा, ये फाइटिंग में आता है या ये भी सेल्फ डिफेंस का है? अच्छा, ये कितना मजे का, इसमें बाजुओं की कितनी चाहिए ताकत और ये मसल? इसके लिए ऑब्वियसली बहुत सारी ताकत चाहिए होता है। अब अगर मैं और आप आके करेंगे तो जाहिर है ओके। तो क्योंकि इसके लिए जब हम ट्रेनिंग करते हैं उसमें स्ट्रेंथ की भी ट्रेनिंग होती है, साथ में हमारी पावर की भी ट्रेनिंग होती है। ओह ज़बरदस्त। तो इसलिए अभी आप लोग और क्या करेंगे? अभी हम आपको किक बॉक्सिंग और बॉक्सिंग के कुछ कॉम्बिनेशन। ज़बरदस्त, स्टार्ट। ओह माय गॉड, दिस इज द बेस्ट थिंग। ये तो बहुत मुश्किल है। जस्ट परफेक्ट। मुझे लगता है इसके लिए तो बहुत ताकत चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं आप एज अ मेल कितना ज़रूरी समझते हैं कि ये आना चाहिए ख़वातीन को और मर्दों को? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्पेशली हमने यहाँ पर पाकिस्तान सेल्फ डिफेंस और न्यूट्रिसाउ मार्शल आर्ट जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और न्यूट्रिसाउ के और भी काफ़ी सारे जो हैं वो इनके प्रोग्राम हैं जो चलते हैं, उसमें हमने इसको मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस को स्पेशली वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी तौर पे हमने लाहौर में सब वुमेन को हम कहते हैं कि आप वो इधर आएँ
और मार्शल आर्ट, किक बॉक्सिंग, बॉक्सिंग प्रॉपर सीखें। इसमें कितना अर्सा लगता है आपको इस सीखने में? ये बेसिक तो सीखने में तो बंदे की सारी लाइफ गुजर जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक कर रहे होते हैं। तो वैसे जो बेसिक इसकी मार्शल आर्ट का जो हमारा सिलेबस है या जो कोर्स है जिसमें बॉक्सिंग और किक बॉक्सिंग हम सिखा रहे हैं, वो 3 मंथ का बेसिक कोर्स होता है। वो भी हमने समर कैंप में प्रॉपर स्टार्ट भी करवा दिया हुआ। ओके, जबरदस्त। ताकि स्पेशली जिन लोगों को समर वेकेशन वो ताकि ज़्यादा इसको से ज़्यादा इसको ज्वाइन कर सकें। सर, जैसे कि आपकी एकेडमी है, यहाँ पर वीमेंस भी आती हैं और बॉयज़ भी आते हैं, कितनी सपोर्ट है इन लोगों को, या फिर ये हमारी सोसाइटी अभी तक इसको एक्सेप्ट कर पा रही है कि लोग ये सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सीखें? हमारी सोसाइटी अनफॉर्चुनेटली बहुत कम सपोर्ट करती है। लड़कियां जो हमारे पास आती हैं, ख़वातीन भी आती हैं, यूजुअली उस नंबर में नहीं आती, कंटिन्यू भी नहीं कर पाते। हाँ। वो स्टार्ट करते हैं और घर वाले कहते हैं कि आप ये क्यों कर रही हैं, आप लड़कों के साथ क्यों सीख रही हैं टेक्निक। तो भाई आपको रास्ते में भी तो छेड़ना भी तो लड़कों ने ही है। Exactly. तो इस पर आप क्या कहेंगे? कोई हमारे देखने वालों को कुछ आप ऐसा एक मैसेज दें कि वो इस चीज़ से हम तो कहते हैं, हम तो द बेस्ट थिंग वर्ल्ड ओवर क्या कहते हैं, वो कहते हैं ब्रिंग योर पार्टनर। अपने फादर को ले आओ, अपने भाई को ले आओ, अपने हस्बैंड को ले आओ, अपने बेटे को ले आओ। अगर यू आर फीलिंग इट डिफिकल्ट कि जी मेल के साथ आप नहीं करना चाहते, तो ब्रिंग अ पार्टनर ऑफ योर ओन चॉइस। बट ये ज़रूर सीखें। ये बिल्कुल उस तरह, मैं अक्सर बात करता हूँ कि ये बिल्कुल स्किल उसी तरह है जिस तरह ड्राइविंग की स्किल है, कुकिंग की। ये इतनी ही ज़रूरी स्किल है कि एक शख्स, चाहे वो मर्द है या चाहे वो औरत है, अगर वो कमज़ोर है, उससे साइज़ में बड़ा शख्स उसको हरास कर रहा है, अब्यूज़ कर रहा है, उसको लॉ भी और नेचर भी अपना डिफेंस करने का हक देती है। ठीक है सर, अभी आप हमें कोई एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ परफॉर्म करके दिखाएंगे कि अगर कोई हाथ पकड़ जाए तो उसको आप कैसे छिड़वाएंगे, और अगर कोई लड़का है तो? आप बिल्कुल जो है हमारा जो है रिस्क ग्रैब है, वो आप सीखना चाहेंगी। व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न? आप क्या सीखना चाहेंगे? मैं कुछ भी, अगर मेरा किसी ने अगर ऐसे हाथ पकड़ लिया है तो मैं उसको कैसे, अगर आपको, अच्छा, यूजुअली रिस्ट पकड़ने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। अगर मैं आपको ड्रैग करके लेके जाना चाहता हूँ तो आई विल होल्ड योर रिस्ट लाइक दिस और मुंह दूसरी तरफ करके आपको खींचना। एग्जैक्टली। और अगर मैं अपनी फोर्स को पीछे वो करूँगी, अभी मैंने सीखा था पीछे, तो मैं अपने आप को छिड़वा सकती हूँ। एग्जैक्टली। अगर हम इसको छोटे से को हम ब्रेक डाउन कर लें, जब मैं आपको ड्रैग कर रहा हूँ तो पहला काम आपने करना है, आपने स्टैंस बनाना है, विच विल लीन, जो है आपको लीन बैक करेंगे और मेरे लिए आपको खींचना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। सेकेंड थिंग, हमारा जो प्रोग्राम, हमारा जो फिजिकल डिफेंस टेक्निक्स है वो जॉइंट्स पे वर्क करती है। इन दिस पर्टिकुलर टेक्निक आपने एल्बो पे करना है। यू वांट टू फील द पेन? यू वांट टू फील द पेन? नो, आई विल इट हर्ट्स। सो व्हाट यू आर गोना डू इज, मैं आपको जब ड्रैग करूंगा, आपने एक अपना फॉरवर्ड करना है, पैर आगे करना है, नहीं वो वाला, ये वाला एज क्लोज टू माय हील, नहीं, या नाउ यू गोना पुश माय एल्बो डाउन, पुश माय एल्बो डाउन, दैट्स राइट। जबरदस्त। होगा क्या इसमें, आप आई वुड एबल टू जस्ट एस्केप मायसेल्फ। अब आप मुझे पकड़ के उस तरफ को जाने की कोशिश करें। सो जितना मैं पैर इधर रखूंगा उतना मैं पोजीशन ठीक होगी और मैं आपको, नाउ द पेन ऑफ द एल्बो विल बी सो मच कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि आपको छोड़ूं। मैं अक्सर वीडियो हम दिखाते हैं जो एक्चुअल सिनेरियोज हैं, उसमें देयर वाज अ गर्ल इन इंडिया, she was dragged for 200 yards in the same manner, put in the car, she was taken to a farmhouse, raped and killed. Oh my God! अगर उसे वो टेक्निक आती है, she would be just able to escape herself. If you could see that, you can Google it. You will see that this girl was dragged for 200 yards. Oh my God! 200 गज जो हैं, वो 200 गज खींचने में उसके पास इतनी ज़्यादा ऑप्शन थी कि अपने आप को बचा सकती। So girls, you want to do कोई और सीखना चाहें? गर्दन जो है मेरा फेवरेट है। Anybody wants to experience and learn कि गर्दन कैसे छुड़ाई जाएगी? गर्दन कैसे छुड़वाई जाएगी? आ जाओ। मेरे साथ नहीं करना वो, सहर आइए बेटा। हाँ, सहर विल टेल यू। अच्छा, सहर डेमोन्स्ट्रेट कर देगी। आई विल होल्ड हर नेक और ये आपको डेमोन्स्ट्रेट करेगी हाउ टू। सबसे पहले इसमें जब आपको कोई दोनों हाथों से गर्दन दबाता है तो यू टाइटन योर नेक। नेक टाइट करने से आपका जो सबसे पहला एडवांटेज होता है
कि यू कैन स्टिल ब्रीथ। आपकी करोटिड आर्टरीज हैं, वो ब्लड फ्लो ब्रेन तक जो है वो बंद नहीं होता। तो आपने अपने आप को इसको वो करना है, नेक टाइट करनी है, सो दैट यू हैव दैट स्पेस एबल टू जस्ट ब्रीथ एंड योर ब्लड फ्लो कंटिन्यू। अब हमने इनकी गर्दन पकड़ ली, नाउ शी इज टाइटन हर नेक, और नेक्स्ट एंड शी इज जस्ट ब्रीदिंग कन्वीनियंटली। नाउ व्हाट शी इज गोना डू इज अपना चिन जो है वो चेस्ट के साथ लगा के अपनी वेस्ट से बेंड फॉरवर्ड करेंगी, और इतना बेंड करेंगी कि ये मेरे बाजुओं की लाइन से नीचे सर निकल जाए। नेक्स्ट, एंड नाउ शी इज गोइंग टू स्पिन ऑन हर फीट, और ये वापस So these were basic activities और basic techniques जो आप प्रैक्टिस करके अपने आप को एक मजबूत एक वीमेन कंसीडर कर सकती हैं। तो मुझे लगता है कि बुराई कभी बताकर नहीं आती है। वो कहते हैं कि होप फॉर द बेस्ट बट प्लान फॉर द वर्स्ट। तो हमें हमेशा बुराई के लिए तैयार रहना चाहिए। तो जैसे कि समर वेकेशंस भी स्टार्ट हैं, यहाँ पर समर कैंप लग रहा है, तो मुझे लगता है कि जो ख़वातीन हमें देख रही हैं, लड़कियाँ हमें देख रही हैं, वर्किंग वुमेन जो अकेले सफ़र करती हैं और जिन्हें हिरासा किया जाता है और वो को लोग उन्हें हिरासा करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है वो 1 और 2 मंथ्स अपने लगाकर सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स सीख सकती हैं और अपने आप को एक मजबूत ख़वातीन कंसीडर कर सकती हैं। क्या बात है जनाब, वेरी नाइस, बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग करवाई गई है। मैं सोच रही हूँ मैं भी यहाँ पर चली जाऊँ वसीम। रुबीना तो गई है, रुबीना ने तो ट्रेनिंग ली है यहाँ से, की है, और जो करवाई गई है वो भी बहुत ज़बरदस्त थी। तो रुबीना मुझे नंबर दे दीजिएगा, मैं भी वहाँ पर पहुँचूँगी। बहुत ज़रूरी है, ख़वातीन को भी इस तरह से ट्रेनिंग करनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मौसमी फलों की। वैसे तो गर्मियों में आम की बादशाहत ख़त्म नहीं होती, मगर चेरी भी अपनी ग़िज़ाइयत और अफादियत में किसी से कम नहीं। इसे गर्मियों की अहम सौगात कहा जाता है। ये ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होती है। दुनिया भर में चेरी की 50 इकसाम पाई जाती हैं, जिनका जायका और खुशबू मुख्तलिफ होती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक चेरी एंटीऑक्सीडेंट से मालामाल है। इसको खाने से याददाश्त बेहतर होती है, पुरसुकून नींद आती है, निज़ाम में हज़म फ़ाल होता है। इससे जोड़ों के दर्द, मसल्स में खिंचाव और खेल कूद के दौरान लगने वाली चोटों से भी आराम मिलता है। ये खुशनुमा फल गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में काश्त किया जाता है। बिल्कुल, जिसको मकामी ज़बान में आलू बालू और शाहदाना भी कहा जाता है। क्या बात है। गिलगित बल्तिस्तान में हर सीज़न में तकरीबन 5000 मेट्रिक टन चेरी पैदा होती है। चेरी के हवाले से जो बड़ी पेशरफ्त है वो ये है कि पाकिस्तान ने 2022 के 5 के तहत चीन को चेरी की बरामद शुरू की है, जिसे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू करार दिया जा रहा है। गिलगित से सुने उसके नुमाइंदे बिशारत हुसैन, जिन्होंने चेरी से मुतालिक एक बड़ी खास रिपोर्ट तैयार की है, तो आइए देखते हैं। ताहद नजर फैले हुए बागात, हवा के दोष पर झोलती टहनियां, हरे भरे पत्तों के झुरमुट से झांकती सुर्ख चेरी जैसे चमकते धमकते याकूत। गिलगित के बागात में हर तरफ लाल चेरी नजर आ रही है। हर दरख्त चेरी से लदा हुआ है। बागबान अपनी मेहनत का फल इंतहाई जौनफिशानी से उतारने के बाद खूबसूरत पैकिंग में इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों में भिजवा रहा है। चेरी की फसल से बागबान, व्यापारियों समेत चेरी पैकिंग करने वाले मजदूरों को भी खासा फायदा हासिल होता है। चेरी का मौसम जब भी आता है तो लोगों को रोजगार मिलता है। डेली हिसाब पे उसकी सैलरी बनती है, 25 से 3000 रुपए बनते हैं। पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में रेवेन्यू की चेरी की रेवेन्यू की बात करें तो 3 अरब 3.5 अरब का चेरी जो होता है मुल्क समेत दीगर मुल्कों में भी जाता है। अगर चाइना के लिए कोई अप्रूवल मिलती है तो इसमें गिलगित बल्तिस्तान के न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए फ़ायदा होगा बल्कि मुल्क की माशियत भी मजबूत हो सकती है। बैनुल अक़वामी मार्केट तक चेरी की फराहमी मुमकिन बनाई जाए तो न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान बल्कि मुल्क के लिए भारी ज़र मुबादला लाने का जरिया हो सकता है। बिशारत हुसैन, सुनो न्यूज़, गिलगित। चेरी पर ये खुसूसी रिपोर्ट तैयार कीजिए हमारे नुमाइंदे ने। बहुत ज़बरदस्त, मुझे बहुत पसंद है चेरी। मेरी फेवरेट है। पहले बहुत कम मिलती थी ऐसे डब्बों में, अब मुझे इतनी खुशी हुई कि अब ये मिलना शुरू हो गई है आम रूटीन में भी। पहले ये आती थी बाहर से, अब चूँकि पाकिस्तान में भी इसकी काश्त शुरू हो गई है तो मुझे बहुत खुशी हुई। इवन मैंने तो अब लाहौर में रेडियो में लगी देखी, मैंने कहा आई एम सो हैप्पी कि चेरी हम खा सकेंगे। बहुत अच्छी है। अच्छा, मुझे मेरा ज़्यादा इत्तेफाक नहीं हुआ चेरी खाने का। बहुत अच्छी, ज़रूर खाएं। हमेशा से सिर्फ केक के टॉप पे जब चेरी पड़ी होती है वहीं से पकड़ के खाइए। वैसे मेरा इत्तेफाक, मुझे कभी अट्रैक्ट नहीं किया ये। मैंने आगाज़ में आपको इसकी अफादियत के बारे में बताया, इसमें कोई शक नहीं है। इससे भी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि आपकी स्किन को बरकरार रखती है, आपकी स्किन में शाइन लेके आती है
वाइट रखती है, साफ रखती है, आपकी स्किन में दाने नहीं आने देती, इसके बहुत से फायदे हैं और ये आपको जवान रखती है। बस ठीक है, फिर अब इतने फवायद आपने बता दिए, अब तो चेरी बनती है जी, अब तो चेरी लेकर आते हैं और चेरी खाते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गर्मी की सूरत हाल से मुताल्लिक। इस वक्त पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद ममालिक शदीद गर्मी की लपेट में है। रवा साल गर्मी मजीद बढ़ने की पेशगोइयाँ भी की जा रही हैं। शदीद गर्मी में कहीं कहत की सूरत हाल है तो कहीं पानी की कमी का खदशा है, हीट स्ट्रोक के खतरात बढ़ रहे हैं, कहीं बीमारियाँ फैल रही हैं, कहीं इन बीमारियों की वजह से बच्चों की अमवात हो रही हैं। शदीद गर्मी जहाँ इंसानों के लिए नुकसानदेह है, वहीं इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। और फ़ायदे ये हैं कि जी इसकी गर्मी से हमारे लिए फसलें पकती हैं, फलों में जायका और रस भरता है, हमारे जिस्म को विटामिन डी मिलता है और पसीने की सूरत में जिस्म से जहरीले जरासीम खारिज होते हैं, जिस पर हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए। तो मौसम की सख्ती के हवाले से कुरान और सुन्नत की तालीमात क्या हैं और गर्मियों में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात क्या होते थे, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीरत स्कॉलर हैं डॉक्टर तारिक शरीफजादा साहब। वेलकम करते हैं सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान। हमारी रहनुमाई फरमाएं इस मामले पर कि रसूल खुदा किस तरह से वक्त गुजारते थे। बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और ये आज का उन्वान जो है ये बराह रास्त आज मैं समझता हूँ हर व्यूअर जो हमारा है उसकी ज़िंदगी का एक बुनियादी उन्वान इस वक्त बना हुआ है। जिस तरह मौसम के अंदर एक शिद्दत मौजूद है और हर साल अल्लाह का ये निज़ाम है, और जैसे अभी आपने अपने इब्तिदाइये में बताया कि जहाँ इसके कुछ मसाइल हैं इसके साथ वाबस्ता, वहाँ अल्लाह ने इनडायरेक्ट इनके साथ कुछ नेमतें भी वाबस्ता कर रखी हैं। तो ये मैं समझता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आने वाली हर तब्दीली अपने अंदर एक खैर का जज्बा रखती है, और बाज़ दफ़ा वो तब्दीली हमें पसंद होती है, बाज़ दफ़ा नहीं होती, लेकिन बहर तौर उसके अंदर कहीं ना कहीं चैलेंजेस के साथ साथ कुछ खूबियाँ भी मौजूद होती हैं। इसलिए हर नई तब्दीली पर अल्लाह का एक तो शुक्र अदा करना चाहिए। बाकी जहाँ तक गर्मी का मामला है, हम सब जानते हैं कि हिजाज़ मुक़द्दस का आज भी सफ़र करने वाला शख्स बखूबी वहाँ की हिद्दत से और उसके अंदर जो एक सख्ती पाई जाती है, चिलचिलाती धूप के अंदर जो कैफियत पाई जाती हैं, उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यकीनन 1500 बरस पहले रसूल रहमत का जो ज़ाहिरी ज़माना था उसके अंदर भी बिल्कुल इसी तरह के हालात थे, और जज़ीरा नुमा अरब जो है वो बाकी दुनिया की निस्बत ज़्यादा गर्म जो है वो इलाका और ख़ित्ता महसूस किया जाता था। और मक्के की सूरत हाल तो बहुत ज़्यादा सख्त थी, वहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती थी, और मदीना भी एक ख़ास दिनों में आकर वहाँ का टेम्परेचर भी तकरीबन वही हो जाया करता था जो लगभग यानी मक्के का टेम्परेचर था या पूरे हिजाज़ मुक़द्दस का टेम्परेचर था। इतनी ही गर्मी पड़ती थी? जी हाँ, ज़ाहिर है, लेकिन वहाँ उस ज़माने में ये था कि क्योंकि लोग इतनी ज़्यादा आसाइश के आदी नहीं थे, शायद इसलिए उनको उस गर्मी का इजहार उनकी तरफ से उस पर कोफ्त, उसके ऊपर बेबसी इस अंदाज में नहीं हुआ करती थी। लेकिन इसके बावजूद मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्योंकि पूरा मिजाज जो है वो हम तक ये पहुँचता है कि उसके अंदर रहमत, शफ़क़त, लोगों के लिए आसानी का एक जज्बा पाया जाता है। चुनांचे हम देखते हैं कि हुज़ूर जब मदीना आए और गर्मी को देखा और फिर ज़मीन की हालत देखी कि ये दरख्तों को कबूल करने वाली ज़मीन है, तो हुज़ूर ने वहाँ पर एक बड़ी तादाद में दरख्त लगवाने शुरू किए। उसका नतीजा ये हुआ कि आज की साइंस भी कहती है और यकीनन उस वक्त के लोगों ने भी उसका एतराफ़ किया कि उन दरख्तों की बरकत से जो छाँव आना शुरू हुई उससे भी एक टेम्परेचर में किसी दर्जे की जो है वो तब्दीली उन लोगों ने महसूस की। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के नवाह के अंदर चरागाहें तामीर करवाना शुरू की, जिनकी निस्बत से हवा जो है वो फिल्टर होकर वहाँ आती, खुशगवार हवा होती, सेहतमंद हवा होती और किसी दर्जे पे खुनक हवा होती। यानी उसके अंदर अगर वो ठंडी ना भी होती तो कम से कम उसके अंदर से वो जो गर्मी का एक एहसास था, वो जो चिलचिलाती हुई जिस्म में घुस जाने वाली हवा है वो नहीं होती थी, और एक बड़ा खुशगवार एहसास था अहले मदीना। घर भी कच्चे होते थे जी, अब घर भी कच्चे थे, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्योंकि ठंडा पानी बड़ा मरूब था, आपकी पसंदीदा यानी जो मशरूबात है उनमें ठंडा पानी भी शामिल था, और हुजूर शरबत को भी पसंद फरमाते थे। चुनांचे हुजूर की आदत करीमा थी कि जब हुजूर ने इंसानी तारीख का पहला टैक्स फ्री जोन कायम करवाया ना, मदीने के नवाह के अंदर एक मंडी कायम की, तो वहाँ पर गिरदो नवाह से लोग, मुख्तलिफ कबाइल के इलाकों के लोग तिजारत के लिए आते हैं। अब जो लोग ताजिर होते वो मुसाफिर भी होते, माल असबाब का उनके पास फुकदान होता, कमी होती, तो हुजूर ने कुछ सहाबा की ड्यूटी लगा रखी थी कि वो अपने घरों से ठंडा पानी जिसे रात भर ठंडा किया गया होता वो लेकर उनके लिए जाते और वहाँ उनकी ज़ियाफ़त तबा करते, यानी उस प्यास को बुझाने का ज़रिया बनते। और हुजूर का अपना एहतमाम ये था कि हुजूर जो बहुत बोसीदा किस्म की मशकीज़ा हुआ करता था उसके अंदर ठंडा पानी रखा जाता। बियर गरसल जो है जहाँ से हुजूर के लिए पानी लाया जाता, ये वो पानी था जिसके बारे में मारूफ था कि ये बहुत देर तक ठंडा रहता है और ये बहुत ज़्यादा मीठा पानी था। तो हुजूर को ये पसंद था और हुजूर अपने मेहमानों की तवाज़ो भी उससे किया करते थे, यानी उस पानी के बारे में वो इतना मीठा पानी था उस खित्ते के एतबार से, क्योंकि वहाँ ज़्यादा कड़वाहट थी, उस पानी के अंदर इतनी इस दर्जे की कम अज़ कम मिठास थी कि सहाबा कहते थे इतना मीठा पानी था कि इसके अंदर शहद मिलाने की ज़रूरत नहीं पेश आती थी, इतना मज़ेदार। हुजूर अपने यहाँ एक जो है वो हुजूर के को देखते हुए, हुजूर की तबीयत को और पसंदीदगी को देखते हुए असहाब ने क्या कर रखा था, अपने घरों में गड़े कायम कर रखे थे।
उस घड़े के अंदर वो बोसीदा जो है मशकीज़ा रखा जाता था, पानी भर के ताज़ा, और उसके गिर्द जो रेत और मिट्टी मिक्स करके एक उसकी भराई की जाती थी, और उसके ऊपर रात को पानी का छिड़काव कर दिया जाता था। सुबह के वक्त वो रेत निकाली जाती है और उसमें से वो मशकीज़ा निकाला जाता है, तो वो पानी बेहतरीन यख ठंडा जिसे हम कहते हैं उस तरह का पानी होता है। डॉक्टर साहब आजकल जो बाकी डॉक्टर्स हैं मेडिकल, वो तो मना करते हैं ठंडा पानी। मैंने बिल एहतमाम ये हदीस इसलिए नजर की कि तो हाँ कि हमारे यहाँ अमूमी तौर पर लोग ये कहते हैं कि जी गर्म पानी जो उसे पीना चाहिए। मैं कोई बहस का एक नया दरवाज़ा खोले बगैर बहुत सादा सी बात ये बयान करता हूँ कि जो लोग हमें ये बात बताते हैं उनके यहाँ जो रिसर्च का बुनियादी सोर्स है, जिन रिसर्च बेस जो है ना डॉक्यूमेंट्स पे निसार करते हैं, वो सारे के सारे दुनिया के उन ममालिक के हैं जहाँ पर मौसम बहुत सर्द हुआ करता है। यानी ठंडे मौसमों की रिसर्च जो है, अगर जर्मनी की रिसर्च आप यहाँ पर बताएंगे तो यहाँ पलने फूलने बढ़ने वाला आदमी जो है और उसकी गिर्द का जो एनवायरनमेंट और टेम्परेचर है, जर्मनी के अंदर पिछले 10,000 साल में वो 43-44 टेम्परेचर का भी लोगों ने महसूस किया जो यहाँ पर है जी। क्योंकि मौसम बहुत तब्दील हो गए और ये भी कहा जा रहा है मौसम की तब्दीली से खासे असरात भी हो रहे हैं लोगों की जिंदगी में, तो उस जमाने में नमाज इस्तिस्का का हुक्म दिया गया, बिल्कुल, जब पानी की कमी हो जाती है, किस तरह से हम अदा कर सकते हैं वो बताइएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर हम देखते हैं कि जब पानी की कमी हो जाती है, और ज़ाहिर उसका अल्टीमेट नतीजा एक ये भी होता कि खुश्कसाली होती है और फिर अगले दर्जे पे कहत कैसे आसार होना शुरू हो जाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लगभग 3 मरतबा का बड़े एहतमाम के साथ अहवाल मिलता है कि ऐसी सूरत हाल दरपेश हुई। असहाब ने जब आके बार बार हुजूर से गुजारिश की, तवज्जो दिलाई, तो हुजूर ने फिर एक वक्त मुकर्रर किया कि कल इतने बजे जब सूरज अपने उस पूरे जलाल के साथ हो, उस वक्त फ़लाँ जगह एक ओपन जगह पे, ओपन प्लेस पे बाहर सब लोग इकट्ठे हो जाएं, और वहाँ हुजूर का मिंबर रखवाया जाता। हुजूर बोसीदा कपड़े पहन कर आते और आइजी के साथ, नरम खुई के साथ, आहिस्ता कदमों के साथ, जैसे बीमार चल रहा होता है, यानी इज़हार इज़्ज़ के लिए उस अंदाज में चलते, और हुजूर के चश्माने मुक़द्दस से आंसू जारी होते, और हुजूर एलानिया इस्तग़फ़ार करते हुए आते, और हुजूर की पैरवी में जो हुजूर के असहाब थे वो भी इस्तग़फ़ार करते आते। गोया सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नमाज इस्तिस्का की बुनियादी रूह अल्लाह की बारगाह में अपनी तौबा पेश करनी है, अपनी आइज़ी पेश करनी है, अल्लाह के सामने अपनी बेबसी का इज़हार करना है। फिर हुजूर ने जो चादर मुबारक ओढ़ रखी, हुजूर वहाँ आते, और हुजूर का 3 मरतबा का ये मामूल है कि हुजूर ने सबसे पहले जो है वहाँ पर दो रकत नमाज जो है वो पढ़ाई, उसके अंदर एलानिया कुरान हकीम की 2 सूरतें जो है उनकी तिलावत फरमाई। उसके बाद जैसे ईद की नमाज के बाद खुतबा दिया जाता है, इस तरह असहाब की तरफ मुँह करके हुजूर ने खुतबा दिया, और खुतबे के अंदर अल्लाह की हम्द की बरियाई बयान की, और अपनी आइज़ी और अल्लाह की मखलूक की आइज़ी और तौबा अल्लाह के सामने पेश की। और फिर तीसरे दर्जे के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब की तरफ पुश्त कर ली और किबला रुख होकर हुजूर ने अपना चेहरा अनवर किया, और जिसमें अक़दस के ऊपर जो चादर थी ना, उस चादर के पल्लुओं को उल्टा दिया, यानी जो चादर का हिस्सा नीचे की तरफ था उसको ऊपर कर दिया, और ऊपर वाले को नीचे, दाएं वाले को बाएं और बाएं वाले को दाएं हिस्से की तरफ कर दिया। और ये दुआ के अल्फाज के है, परवरदिगार जिस तरह हमने इस चादर को पलट दिया है, इस तरह तू हम पर ये जो मौसम की हालत है इसको बदल दे, हमारे गुनाहों पर हमारी तौबा जो है उसे कबूल फरमा, इस तौबा पर हमें इस्तकामत अता फरमा, और इस तौबा पर अपनी खुशनुदी के इजहार के लिए हम पर अपनी बाराने रहमत जारी फरमा। असहाब कहते हैं 3 मरतबा ये वाक़या हुआ, और तीनों मरतबा हुजूर अभी दुआ करते वक्त, और हुजूर के हाथ मुबारक जो थे उनका आलम ये था कि आम हालात में तो दुआ इस तरह की जाती थी, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दर्जा गिरिया फरमाया कि हुजूर के दोनों दस्ताए करम जो थे वो इतने बुलंद हो चुके थे कि हुजूर की बगलों की सफ़ेदी नज़र आती। इस हद तक गिरिया के अंदर हुजूर ने हाथ बुलंद किए और बहुत आइज़ी और एलानिया ज़ारो कतार के साथ अल्लाह के सामने बार बार अल्लाह की रहमत को मुतवज्जो किया, इंसानों की बेबसी को अल्लाह के सामने मुतवज्जो किया। और यहाँ बड़ी अहम बात, हुजूर ने सहाबा को कहा कि खुद भी आओ इस नमाज के लिए, अपनी औरतों को भी साथ लाओ, बच्चों को भी लाओ, हत्ता कि जो तुम्हारे पालतू जानवर हैं उनको भी साथ लेकर आओ, ताकि उनकी बेबसी भी अल्लाह के सामने पेश की जाए और अल्लाह जो है उसके ऊपर रहम फरमाने रहमत जारी करे। और आम नमाज, आम दुआ का मामूल हम सब जानते हैं कि सरकार दो आलम का ये था कि हुजूर अपने हाथ जो हैं उनका रुख, अपनी हथेलियों का रुख अपने चेहरे अनवर की तरफ रखते, जैसे इस वक्त मैंने हाथ कर रखे हैं। लेकिन नमाज इस्तिस्का में हुजूर का आलम ये था कि हुजूर अपने दोनों हाथ जो है वो उल्टा के उसे अल्लाह के सामने ऐलान बरात कर रहे थे। असल में अरबों के यहाँ रिवाज ये था कि जब कोई बिल्कुल बेबस हो जाता और खालिसतन अपने आप को किसी के रहम व करम पर छोड़ता तो वो दोनों हाथ इस तरह करके बुलंद कर लेता। तो हुजूर नमाज इस्तिस्का के लिए अल्लाह की इस बाराने रहमत को अपनी बस्ती के लिए उसे, यानी अल्लाह की दावत उसे कबूल करने की निस्बत से आप ये दुआ इस अंदाज में करते। और सहाबा कहते हैं कि हुजूर की दुआ के अंदर रिक्कत होती, हुजूर की आवाज़ जिस वक्त
उसके अंदर रोने की आवाज़ गालिब हो जाती तो असहाब की जो मजमा होता उसके अंदर से चीखें बुलंद होना शुरू हो जाती। फिर जब हुजूर दुआ मुकम्मल फरमाते तो कैफियत ये होती कि हुजूर उस उदासी में ही मदीने की तरफ चल पड़ते और आलम ये होता कि वो सहाबा कहते हैं 3 मरतबा हम मदीने की बस्ती में दाखिल नहीं हो पाए, उससे पहले बारिश इतनी तेज़ आना शुरू हो गई कि कोई शख्स भी अपने खुश कपड़ों के साथ अपने घर के दरवाजे से अंदर दाखिल नहीं हुआ। तो ये हमें भी, मैं ये समझता हूँ कि अपने इज़हार इज़्ज़ करना चाहिए, तौबा को पेश करना चाहिए और इसी तरह एलानिया अंदाज में अपने सारे जो अपने अजीज़ो अकारिब जो हैं उनको, अपनी औलादों को, अपने माल असबाब को लेके अल्लाह के सामने अपनी तौबा पेश करनी चाहिए ताकि उसकी रहमत हमारी तरफ मुतवज्जो हो सके। डॉक्टर साहब बड़ा खूब बयान किया आपने। आज के इस प्रोग्राम से मुझे और शहरवानों को इजाज़त दे दी। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए मौज़ूआत, नई गेस्ट लाइन के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।